शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड जी, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जय माता दी। जय माता दी सर। सर हैप्पी नवरात्रि। सेम टू यू जी। बढ़िया हो सब लोग? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड यस मॉर्निंग। सर। चलो बहुत बढ़िया। रिवीजन करके आए हो आज? हाँ एक तो टॉपिक मैंने आपको दिया था टीडीएस का, एक मेरे ख्याल से चैरिटेबल ट्रस्ट का था, और एक जीएसटी के स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर थे। ये वीडियो काफी सारे बच्चों ने ऑफ कर रखी है, क्या हुआ? अब तो नवरात्रे हैं नालायको, अब तो नहा के आया करोगे। बच्चा कह रहा है हमारे लिए नवरात्रे हो संडे मंडे हमारे लिए सब बराबर है सर। चलो जी स्टार्ट करें गुड फिर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी। स्टार्ट करें फिर। हाँ चलो जी, सबसे पहले बताओ कौन बताना चाहेगा जी, कहां से रिवीजन स्टार्ट करें? चैट बॉक्स में लिख दो किस बच्चे से रिवीजन स्टार्ट करें। आकांक्षा कह रही है सर जीएसटी के मुझसे पूछ लो। ओके आकांक्षा, टीडीएस और चैरिटेबल ट्रस्ट मत पूछे आपसे। शालिनी, रेट याद नहीं है अभी। अच्छा रेट याद नहीं है। चलो रेट तो धीरे धीरे याद करने पड़ेंगे, बट ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में कम से कम 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं टीडीएस के रेट के। ठीक है ना, तो रेट याद करने बहुत जरूरी है, चाहे वो डेली बेस पे पढ़ो चाहे वो कैसे भी करो, रेट बद याद होने जरूरी है। चलो साकेत कह रहा है सर कोशिश करेंगे। निकिता, तृप्ति, आकाश, शालिनी, नमन, ये सब बच्चे कह रहे हैं सर हमसे आप स्टार्टिंग कर सकते हो। ओके जी, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं साकेत से। साकेत आपके पीछे से बहुत आवाज आ रही है। वाईफाई सर इसीलिए यहीं पे बैठा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। स्टार्ट करें फिर आपसे। हाँ सर। चलो आप मेरे को ये बता दो कि अगर मुझे टीडीएस की पेमेंट करनी है किसी पर्सन को, तो टीडीएस की पेमेंट हम कैसे करते हैं, किस वे में करते हैं? मंथली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, ईयरली करते हैं, कैसे? सर टीडीएस की पेमेंट मंथली बेसिस पर करते हैं। और डेट क्या होती है? सर अप्रैल से फरवरी तक किसी भी मंथ में पेमेंट करना रहा तो 7th ऑफ द फॉलोइंग और सब्सिक्वेंट मंथ। ओके और अगर वो मार्च का महीना है तो 30th अप्रैल को। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या टीडीएस वाले केस में हमें रिटर्न भी फाइल करनी होती है? सर हाँ, टीडीएस की रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करनी होती है। ओके, उसकी डेट क्या होती है? डेट, हाँ सर, अप्रैल मई जून ये क्वार्टर के लिए 31 जुलाई। ठीक है जुलाई अगस्त और सितंबर इस क्वार्टर के लिए 31 अक्टूबर। ठीक है हाँ, अक्टूबर नवंबर, सॉरी नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए 31 जैन होती है। ठीक है
और जनवरी फरवरी मार्च के लिए 31 मई होती है, क्योंकि 30 अप्रैल को वो पेमेंट हो जाती है DTS की, इसलिए 31 मई को फाइल कर। बहुत बढ़िया साकेत, वेरी गुड। आकाश, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है? चल सर, सही है। आपके? बढ़िया, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलो आप ये बताओ कि टीडीएस का जो एक सर्टिफिकेट इशू होता है, तो टीडीएस सर्टिफिकेट कौन किसको इशू करेगा, उसके फॉर्म नंबर क्या होते हैं और उसकी ड्यू डेट क्या होती है? सर डिडक्टर करेगा, डिडक्टी के लिए। ठीक है, सर इसमें दो केस होते हैं, सैलरी का और अदर देन सैलरी। ठीक सैलरी है, का ठीक है। सैलरी के केस में सर 15 जून ऑफ फॉलोइंग रिलीवेंट प्रीवियस ईयर होता है। और सर 15 16 जून? यस सर। 15 जून डेट होगी आपकी? यस सर। अच्छा, मतलब पहले ये बताओ, सैलरी वाले केस में क्वार्टरली इशू करते हैं, एनुअली इशू करते हैं? सर एनुअल होती है सैलरी वाले केस में। ठीक है, और उस दूसरे केस में? सर अदर देन सैलरी में क्वार्टरली होती है। ठीक है, और क्वार्टरली की डेट क्या होती है? सर जब हमने रिटर्न फाइल करी है तो उसके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या इस केस में कोई फॉर्म नंबर भी होता है कि सर्टिफिकेट वाले केस में कोई फॉर्म नंबर इशू करना पड़ता हो? सर सैलरी के केस में 16 होता है और अदर देन सैलरी में 16A होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड आकाश, बहुत बढ़िया। मेरा अगला क्वेश्चन है, निकिता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी पर्सन ने टीडीएस काटने में कोई डिफॉल्ट कर दिया, या तो उसने टीडीएस काटा ही नहीं, या उसने टीडीएस काटा है बट गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो इन दोनों में से अगर कोई भी डिफॉल्ट किया तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे? एक बार फिर से क्वेश्चन बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने आपको पेमेंट करनी है, मान लो उस पेमेंट पर टीडीएस मुझे काटना था, बट मैंने टीडीएस नहीं काटा, या मैंने टीडीएस काटा तो है बट मैंने काटने के बाद गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो मैंने डिफॉल्ट किया, तो उस केस में मेरे अगेंस्ट गवर्नमेंट क्या क्या कॉन्सिक्वेंस करेगी? मेरा क्वेश्चन ये है। सर अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो 1% पर मंथ और 100% पेनल्टी पूरा लग जाएगा। और दूसरे केस में आपका ये जब है, जब टीडीएस नहीं काटा और डिडक्ट नहीं किया, ओके। और दूसरे में 1% पर मंथ और पार्ट इंटरेस्ट होगा, और एक और होता है 1.5 इंटरेस्ट परसेंट। नहीं 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 नहीं, दूसरे दूसरे जो आपने जिसमें बोला कि अगर मैंने टीडीएस नहीं काटा तो 1% इंटरेस्ट प्लस में पेनल्टी लगेगी, वो बात समझ में आ गया। बट जहां आपने बोला कि 1% पर मंथ और पार्ट इंटरेस्ट लगेगा, वो कौन सा केस है? उस केस में आपका है ना, ये क्या बोलते हैं, टीडीएस डिडक्ट हुआ है बट पेमेंट नहीं हुआ है। टीडीएस मैंने काटा बट मैंने गवर्नमेंट को पेमेंट की नहीं, तो उस केस में क्या पेनल्टी लगेगी, नहीं लगेगी? पेनल्टी लगेगी 100%। और अगर मैंने टीडीएस लेट काटा, उस केस में क्या होगा? 200%। 200%? नहीं, नालायक। कौन बच्चा मुझे बताएगा? श्रेया। तो उसे पेनल्टी नहीं लगेगा फिर। पेनल्टी नहीं लगेगा, इंटरेस्ट कितना लगेगा? और इंटरेस्ट 1% पर मंथ लगेगा 1% लेट काटने वाले केस में। और लेट पेमेंट में कितना होगा? 1.5%। और अगर टीडीएस काट के पे ही नहीं किया तो? श्रेया। 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ और 100% पेनाल्टी। पेनल्टी। चलो मैं अब 4 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उन चारों का दोबारा से मुझे क्लियरली आंसर देना। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने टीडीएस ही नहीं काटा, अब बताओ क्या होगा? टीडीएस नहीं काटा तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ और 100% पेनाल्टी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, टीडीएस मैंने काटा बट गवर्नमेंट को मैंने पे नहीं किया। गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो उसमें लगेगा 1%। और पेनल्टी? पेनाल्टी होगा उसमें, सर उसका ये पेनाल्टी है क्या, मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम मिल रहा है? नहीं नहीं नो नहीं, सर, नहीं। वो तो रिटर्न वाली की है, सॉरी। पेनल्टी सेम ही लगेगी जो आपने ऊपर बोली है, 100%। ओके। तीसरा केस मेरा ये है, आपने टीडीएस लेट काटा,
आपने तो सर टीडीएस उसने 1%, हाँ 1%। और अगर लेट पे किया देन? लेट पे किया तो 1.5%। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन मेरा वंदिता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मान लो हम किसी को लॉटरी की पेमेंट करते हैं तो क्या लॉटरी वाले केस में टीडीएस कटता है? हाँ सर, कटता है। किस रेट से कटता है? 10% से कटता है सर। लॉटरी वाले केस में 10% से नहीं, कटता है। 30% से कटता है। और एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है? 10,000 तक नहीं कटता, उसके बाद कटता है। हॉर्स रेस वाले केस में क्या टीडीएस कटता है? हॉर्स रेस, हाँ कटता है सर। रेट क्या होता है? रेट होता है 30% ही होता है सर। और एग्जम्पशन लिमिट कुछ होती है? एग्जामिशन लिमिट 10,000। 10,000, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन मेरा है अपूर्व। हेलो सर। हेलो, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। अपूर्व, ये बताओ, इंडिया में जो हमारा जीएसटी आया है वो किस आर्टिकल से हमारा जीएसटी आया है? 246A। ठीक है, और कौन सा एंट्री नंबर है? एंट्री नंबर नहीं है सर। इसके लिए नया आर्टिकल ही लाया गया है। ओके। और उसका कोई, हाँ, एंट्री नंबर नहीं है। और क्या कोई लिस्ट नंबर है, किस लिस्ट में जीएसटी आता है? नहीं। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अच्छा, एक जीएसटी काउंसिल कुछ हमारी जीएसटी में होती है, वो किस आर्टिकल से आई है? वो काउंसिल आई है 279। 279 या 279A? 279A आई थिंक। हाँ, 279A। ओके। और जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। क्या श्रीमती, क्या कह रहे हो नालायक? लीला रानी कौन? श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। हाँ, गुड। अच्छा, और वाइस चेयरमैन कौन है? ये तो नहीं पता सर। वाइस चेयरमैन नहीं पता कौन है? नहीं। कौन मुझे बताएगा वाइस चेयरमैन कौन है जी? एक बार हैंड रेस करो। हाँ आयुष, आप बताओ। अनुराग सर। अनुराग सिंह ठाकुर। हाँ जी, वाइस चेयरमैन कौन बनता है ये बताओ मुझे। मिनिस्टर ऑफ फिनांस स्टेट, मिनिस्टर ऑफ फिनांस स्टेट। ओके। और हर स्टेट में मतलब आज हमारे जीएसटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर हैं अभी? टोटल तो अभी 33 है सर। 33 मेंबर है, तो हमें वोटिंग मतलब कोरम कितना चाहिए होता है? तो कोरम तो सर ये कोरम 50% होगा, 50% ऑफ टोटल मेंबर्स। और वोटिंग कितनी चाहिए? वोटिंग हमें 3/4। 75%। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। आशीष दुबे, बच्चा बहुत स्माइल पास कर रहा है। ओ माय गॉड, लगता है मुझे पहली बार आए हो आप आशीष? नहीं सर, लास्ट टाइम भी आया था। अच्छा, लास्ट टाइम भी आए थे। चेहरा आपने मुझे पहली बार दिखाया अपना, है ना? हाँ जी। स्मार्ट लग रहे हो। बच्चा शर्मा गया। चलो आशीष, रिवीजन करके आए हो? सर टीडीएस का थोड़ा काम किया, बाकी जीएसटी का किया हुआ है। बाकी किए है। चलो मेरे को जीएसटी पूछने आपसे। इंडिया में ये बता दो, इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई, हमारी दो तरह की सप्लाई होती है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई सर, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई करती है तो इंटर स्टेट सप्लाई होती है। और देख के नहीं बताना आशीष। सर देख के नहीं बता रहा सर। अच्छा। और सर अब विथ इन स्टेट करते तो इंटर स्टेट सप्लाई होती है। अच्छा, मतलब अगर विद इन स्टेट सप्लाई कर दी तो वो इंट्रा स्टेट है। हाँ जी सर। कोई डेफिनेशन नहीं है लॉ में? सर डेफिनेशन नहीं प्लीज सर। बच्चा पेज पलट रहा है। सर पेज नहीं पलटा। मेरे को दिख रहा है नालायक, यहाँ से मैंने घर में तुम्हारे कैमरा लगा रखा है। सर मैं लैपटॉप पे पढ़ रहा हूँ, मतलब लैपटॉप पे देख रहा हूँ। अच्छा, जी। चलो कौन मुझे बताएगा? तृप्ति। तृप्ति, हाँ, इंट्रा स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन बताओ फटाफट से। Sir, intrastate supply means when location of supplier and place of supply within the same state. ओके, और इंटर स्टेट सप्लाई किसे कहते हैं?
सर जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई इन डिफरेंट स्टेट्स एंड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इज डीम्ड टू बी इंटर स्टेट सप्लाई। और अगर डिफरेंट यूटी में करेंगे तो वो सप्लाई कौन सी होगी? सर इंटर स्टेट। अगर मान लो मैंने दिल्ली से सप्लाई चंडीगढ़ में की है तो ये सप्लाई कौन सी है? इंटर स्टेट सप्लाई। और अगर चंडीगढ़ से चंडीगढ़ के बीच में की है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर मैंने सप्लाई दिल्ली से हरियाणा के बीच में की है तो क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई। और हरियाणा से अंडमान निकोबार के बीच में की है तो क्या बनेगी? इंटर स्टेट सप्लाई। हरियाणा से यूएसए में की है तो क्या बनेगी? इंटर स्टेट। यूएसए से हरियाणा में की है तो क्या बनेगी? इंटर स्टेट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अगला मेरा क्वेश्चन है शुभिका। आपका माइक ऑन नहीं हुआ वहां से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है? सर आई एम फाइन। चलो बहुत बढ़िया। मेरा क्वेश्चन शुभिका आपसे ये है कि अगर मैंने कोई भी सप्लाई की है, दो तरह की सप्लाई होगी, या तो वो होगी इंट्रा स्टेट या वो होगी इंटर स्टेट। हाँ जी सर। इतना मुझे बताओ, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर जीएसटी कौन कौन सा लगता है? इंट्रा स्टेट पर हाँ, सर इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है सेम विद इन द सेम, जहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लायर सेम होता है, हाँ। वहाँ पर सीजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। अगर हमने सेम यूटी के अंदर करी है तो सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी लगता है। और इंटर स्टेट में क्या लगता है? सर इंटर स्टेट में होता है कि अगर हमने विद इन मतलब जहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लायर अलग अलग होता है, जैसे कि दो डिफरेंट स्टेट दो डिफरेंट यूटी, तो वहाँ पे सर आईजीएसटी लगता है। अच्छा, ये जो आपने जीएसटी लगाया इसका बर्डन आपकी जेब पर आएगा या कस्टमर की जेब पे आएगा? सर कस्टमर की जेब पे आते हैं लेकिन पे हम करते हैं। तो जिसकी जेब पे बर्डन आएगा तो क्या उसका आईटीसी वो कुछ मतलब क्या उसका बेनिफिट उसको क्लेम कर सकता है वो? यस सर। उस बेनिफिट को हम क्या नाम देते हैं? सर आईटीसी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। सूरज, सूरज चौहान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, आप सुनाइए सर। मैं बहुत बढ़िया हूं। देखो सूरज कितना अच्छा है, सुबह सुबह मंदिर होके आराम से बैठ चुका है बच्चा तिलक लगा के। वेरी गुड सूरज, गुड। थैंक यू सर। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अगर रेंट की पेमेंट मुझे करनी है तो कितनी लिमिट तक मुझे टीडीएस नहीं काटना और कितनी लिमिट के बाद मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा? सर रेंट की लिमिट जो सर उसमें मतलब जो बिजनेसमैन और वो क्या नाम है और वो एचयूएफ वो मतलब होते हैं जिनकी लिमिट पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ से कम या फी जो क्या रिसिप्ट 50 लाख से कम होती है सर, उनके लिए 2,40,000 की सर एनुअल लिमिट है। ठीक है, और 2,40,000 से अगर ऊपर रेंट है तो सर टीडीएस कटेगा 1%, 2% सर कटेगा प्लांट एंड मशीनरी पे, बाकी बिल्डिंग पे 10% पे कटेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक प्रोफेशनल फीस अगर हमने पे की है तो क्या उस पर टीडीएस काटना होता है? यस सर, 30,000 से ऊपर अगर पे करेंगे तो काटेंगे। बहुत, किस रेट से काटेंगे? सर 5% से काट, ओ सॉरी 10% से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर अगर कॉल सेंटर में है तो 2% से कटेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, गुड। थैंक यू सर। अगला मेरा क्वेश्चन है रविंद्र। आपका माइक वहां से बंद है। नहीं हुआ आपका माइक ऑन अभी। चलो मैं इतने किसी और बच्चे से पूछता हूं। आकृति, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कमीशन और ब्रोकरेज पर मान लो मुझे पेमेंट करनी है तो उस केस में कितने रेट से हमारा टीडीएस कटेगा और एग्जाम्पशन लिमिट हमारी क्या है? सर एग्जेम्पशन लिमिट हमारी 15,000 रुपीज है एंड रेट ऑफ टीडीएस रेट 5%। ठीक है, बहुत बढ़िया। और लॉटरी वाले केस में हमारी एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है? लॉटरी वाले केस में 10,000 रुपीज एग्जेम्पशन लिमिट है और रेट टीडीएस 30%। ठीक है, और सैलरी वाले केस में एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है और रेट क्या है? सर सैलरी वाले केस में हम लोग एनुअली निकाल के करते हैं
जो हमारी टैक्स लायबिलिटी होती है एनुअल, उसको 12 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके हम लोग करते हैं। और सैलरी पर टीडीएस के रेट क्या होते हैं? सर सैलरी पे टीडीएस का रेट, सर इस जितना हमारी लायबिलिटी होती है उसको डिवाइड बाय 12 करके वही हमारा टीडीएस निकल के आता है। नहीं नहीं, निकल के तो टीडीएस आता है, बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या सैलरी पर टीडीएस का कोई स्पेसिफिक रेट है या स्लैब रेट, फ्लैट रेट है? स्लैब रेट। अच्छा, स्लैब रेट है। ओके, गुड, वेरी गुड। एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है कि जो हमारा जीएसटी है, जीएसटी सबसे पहले किस कंट्री में आया था? सर जीएसटी सबसे पहले फ्रांस। फ्रांस में? मैं सर नॉट श्योर बट फ्रांस। इंडिया में नहीं आया सबसे पहले? नहीं सर, इंडिया में तो सर सबसे पहले 2004 में कून्स और 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था, बट तब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। अच्छा, तो वैसे इंडिया में जीएसटी कब आया था? सर 2016 में कंप्लीट बिल पास हो चुका था। नहीं, एप्लीकेबल कब हुआ था? 8 सितंबर 2006। नालायक, उस दिन तो एक्ट बना था। 1 जुलाई 2017। ओके, अच्छा, जीएसटी जो आज हमारे इंडिया में चल रहा है, तो क्या वो पूरे इंडिया पे है या एक्सक्लूडिंग जेएनके है? सर पूरे इंडिया पर है। तो जेएनके पे स्टार्टिंग से ही जीएसटी लग रहा है? नहीं सर, जेएनके पे सेक्शन 327 327 वो नहीं, या आर्टिकल 370? आर्टिकल 370 सॉरी। हाँ, वो तो जब से एलिमिनेट कर दिया गया है तब से जीएसटी एप्लीकेबल है। नहीं, आर्टिकल 370 तो भी कुछ टाइम पहले खत्म हुआ, जबकि जीएसटी तो 8 जुलाई से जेएनके पर एप्लीकेबल हो चुका था। ठीक है आकृति, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपने सही आंसर दिया ऑलमोस्ट। तान्या राज। यस सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है? अच्छे हैं सर। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, चैरिटेबल ट्रस्ट में ना अनोनिमस डोनेशन होती है। यस सर। तो क्या आप मुझे बताओगे अनोनिमस डोनेशन किस रेट से टैक्सेबल होती है? सर एट द रेट 30%। और क्या वो सारी टैक्सेबल होती है या कुछ डिडक्शन माइनस करने के बाद होती है? नो सर, डिडक्शन माइनस होता है। Deduction? 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख व्हिचएवर इज हायर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ही है कि आज इंडिया में जो हमारा मॉडल जीएसटी में चल रहा है, वो जीएसटी का मॉडल हमने किस कंट्री से फॉलो किया है? कनाडा। और जीएसटी जो है वो कौन सा, ओरिजिन बेस है, डेस्टिनेशन बेस है, क्या चीज है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बात मेरा और है आपसे क्वेश्चन है कि आज जो हमारा जीएसटी है उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिलता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो कितने डिजिट का होता है, कुछ पता है? 12 डिजिट सर। नो रजिस्ट्रेशन नंबर सर 15 डिजिट का। 15 डिजिट। उसका नाम क्या होता है? नाम सर, रजिस्ट्रेशन नंबर को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? आपको ध्यान आ रहा हो, जीएसटीएन कुछ ऐसे करके एक टर्म होती है। जीएसटीएन बोलते हैं या जीएसटीआईएन बोलते हैं? जीएसटीआईएन। उसकी फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। और एक जीएसटीएन भी होता है। यस सर। वो क्या होता है? नेटवर्क। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन मेरा है आकांक्षा। आकांक्षा ने सबसे पहले कहा था सर जीएसटी का पूछ लो। आकांक्षा, आपकी बारी आ गई। यस सर। आकांक्षा, क्या हाल चाल है? सर बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। जीएसटी की रिवीजन करके आई हो अच्छे से? सर की तो है। की है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, एक जीएसटी में जीरो रेटेड सप्लाई होती है, वो क्या होती है? जीरो रेटेड सप्लाई, इसमें निल रेट लगता है, मतलब एक इन द सेंस जीरो रेट। बच्चा कह रहा है यही तो नहीं किया था, हे भगवान, यही छोड़ा था मैंने सर, बाकी सब मैंने किया था। बोल दो आकांक्षा। सर याद नहीं आ रहा। अच्छा, एक्सपोर्ट करके। हाँ, बिल्कुल सही बात है।
एक्सपोर्ट को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई, या अगर हम SEZ को सप्लाई करते हैं ना उसको भी हम क्या बोलते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं। और जीरो रेटेड सप्लाई में आपका आउटवर्ड सप्लाई पे कोई टैक्स नहीं लगता, ये ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, अच्छा मेरा अगला क्वेश्चन आपसे, ये अभी जाना मत, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसे कौन से गुड्स हैं जहां पर अभी GST एप्लीकेबल नहीं है। जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। हम्म, अल्कोहलिक लिकर, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अच्छा एल्कोहलिक लिकर पर GST एल्कोहलिक लिकर पर नहीं है, या एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर नहीं है। फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर GST अभी नहीं है, कभी नहीं है। अभी कभी नहीं है। कभी नहीं है, अभी नहीं है। अभी नहीं है। फिर बाद में लग सकता है। हाँ जी सर। बाद में कब लगेगा। जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। और लीकर पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। हाँ जी सर। नालायक, लीकर पर सेम कॉन्सेप्ट नहीं है, लीकर पर अभी नहीं है और कभी नहीं है। अच्छा। एक बार दोबारा से रिवीजन करनी है आपने, ठीक है कांशा। ओके सर, सॉरी सर। ओके कोई बात नहीं, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया वैसे। अगला मेरा क्वेश्चन है श्वेता, श्वेता नहीं सॉरी शालिनी, शालिनी कहाँ गया बच्चा। सर हाँ जी, पूछ लो मुझसे, मेरा नाम लिया है तो। ओ माय गॉड श्वेता, हाँ Yes, चलो yes. आपसे पूछ लेते हैं। ओके, गुस्सा क्यों हो रहा है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपको। पहली बार आया है नाम। अच्छा अच्छा, तो फिर तो खुश होना चाहिए ना, गुस्सा थोड़ा होना चाहिए। हाँ ठीक है, जीएसटी का पूछना, जीएसटी अच्छे से पढ़ा है। चलो GST आपने अच्छे से पढ़ा है, तो मेरे को ये बता दो कि TDS की पेमेंट कैसे करते हैं। नहीं मैंने टीडीएस पढ़ा ही नहीं है सर। ये क्या मतलब हुआ, एग्जाम में तो आएगा मतलब। हाँ आएगा, पर वो मुझे मतलब नहीं हुआ मैंने आज जीएसटी पढ़ के आई हूँ। प्लीज प्लीज। TDS कब पढ़ के आओगे फिर। पढ़ूंगी, अभी मैं पढ़ने ही वाली थी तुरंत। मैंने सोचा था कि लेक्चर ये नहीं देखती हूँ, रिवीजन और फटफट टीडीएस वगैरह ही पढ़ती हूँ, लेकिन फिर आप जीएसटी के भी पूछ रहे थे ना, इसलिए मैंने सोचा रुकती हूँ। अब मेरा नंबर आ गया तो जीएसटी पे, इसलिए मैं रुक गई। चलो चलो मैं अब GST से ही पूछ लेता हूँ। हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि GST जो है वो हमारा ग्रोस वैल्यू टैक्स है या वैल्यू एडिड टैक्स है। वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड टैक्स है। अच्छा इंडिया में कौन कौन से GST लगते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। आप मुझे बता सकते हो ये GST कब कब लगता है। मतलब ये GST, CGST, SGST कब लगेगा, IGST कब लगेगा। हाँ, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी, एसजीएसटी लगता है एंड इंटर स्टेट पे आईजीएसटी लगता है। ओके, तो IGST का रिवेन्यू किसके पास जाता है। आईजीएसटी का सीजी के पास जाता है और फिर वो अपोर्शनमेंट होता है। अपोर्शनमेंट किस आर्टिकल के बेस पे होता है। 69A। ओके, और GST में टोटल कितने एक्ट बने हुए हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बस एक ही एक्ट है। नहीं अच्छा। कितने एक्ट थे, 35 30। हाँ 31 एसजीएसटी के थे, एक सीजीएसटी, एक यूटीजीएसटी, एक जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस एक्ट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड श्वेता, बहुत बढ़िया। यस सर, गुड। थैंक यू। अब बच्चा कहाँ गया, शालिनी, आपका नाम लिया था मैंने, शालिनी। चलो सोहन आप बताओगे। यस, ज्यादा मेरा तो जीएसटी का हुआ है। ज्यादा GST पड़ा है। हाँ, टीडीएस का थोड़ा कम हुआ है सर। ये नालायक बच्चे सब TDS नहीं पढ़ के आए, TDS अच्छे से पढ़ लेना। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, रिवीजन करने होता है, रिमाइंडर होता है सर। हाँ वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट हाँ शालिनी अब आइए, मैं आपके बाद ना दोबारा आता हूँ फिर अभी, ठीक है। ओके सर। हाँ तो जितने भी बच्चे सामने बैठे हैं मैं दोबारा बोल रहा हूँ, TDS के रेट जरूर याद कर लेना, कम से कम भी 3 क्वेश्चन बनेंगे, बिना बात के ना नंबर कट जाएंगे। मैं आपकी बात सारी मान रहा हूँ कि वो रेट रिकॉल नहीं होते,
बट उसका Yes. एक तरीका है कि डेली बेसिस पर पढ़ोगे ना तो ऑलमोस्ट आपको रेट याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट अगर सर, ये उसको एक समझ के बात बैठ बताओ। जाओगे कि आपको याद ही नहीं होंगे तो फिर कभी भी याद नहीं होंगे। यस सर। ठीक है सोहन? यस सर। चलो अब मुझे अपना जीएसटी का क्वेश्चन का आंसर दो। मेरा क्वेश्चन ये है, जीएसटी में ना इंडिया की डेफिनेशन बता दो। इंडिया जीएसटी के लॉ में इंडिया की डेफिनेशन क्या है? सर बिजनेस अपने देश बैंक तक 12 नॉटिकल माइल्स तक वहां तक इंडिया है वाटर्स में। 200 नॉटिकल माइल नहीं है? नहीं है वहां पे जी कस्टम का ये लगता है सर चीज अगर कोई चेकिंग करना है तो। नहीं नालायक, जीएसटी के अंदर भी 200 नॉटिकल माइल्स आता है। उसको ईजेड बोलते हैं, ओनली फॉर ऑयल पर्पस। अच्छा बेस लाइन में स्टेट कितनी आती हैं? बेस लाइन में जीएसटी में स्टेट कितनी है? 29 स्टेट्स सर। 29? हाँ नहीं 29 कौन? कोई बच्चा मुझे क्लियर करेगा? चलो मैं पूछता हूं, कौन मुझे क्लियर करेगा? मैं नाम लेता हूं, अर्चना। अर्चना जी सर। आप मुझे क्लियर करो, जीएसटी में स्टेट कितनी है? सर जीएसटी में पहले 28 स्टेट थी, उसके बाद और 9 यूटी थी। फिर इसमें जो विद स्टेट लेजिस्लेचर के साथ आई, एक तो पौंडुचेरी थी और दिल्ली थी एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है तो तो इन तीनों को ऐड करके 31 स्टेट हो गए थे। ठीक है, और यूटी अब कितनी है? 9 है? 9 थी पहले, नहीं विदाउट स्टेट लेजिस करके पहले स्टेट्स के पहले अंडमान निकोबार था, लक्षद्वीप था और दादरा दामन एंड दीव एंड चंडीगढ़ और लद्दाख अभी ऐड हुआ है इसमें रिसेंटली। तो 7 यूटी हो गए टोटल अभी। टोटल कितने यूटी हो गए हैं? 7 यूटी। तो उसमें से एक यूटी तो मैंने कहा था कि अभी कंबाइन हो चुका है। लद्दाख है। कौन सा? लद्दाख यूटी कंबाइन नहीं हुआ। ये कौन नालायक बीच में माइक ऑन कर दिया? लद्दाख तो नया यूटी आया है। अभी जो मैंने कस्टम की क्लास डाली है उसके अंदर मैंने आपको बताया भी है कि 2 यूटी को कंबाइन कर दिया गया है। कौन बताएगा मुझे 2 यूटी कौन कौन सी कंबाइन की है? हैंड रेस करके बताओ। जिसने कस्टम की क्लास देखी है सब पता लग जाएगा आज, अभी पता लग जाएगा आपने क्या देखी है। हाँ तान्या आप बताओ। दादरा एंड दमन कंबाइन हो गया। दादरा एंड दमन। निकिता हाँ जी बताओ। सर दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर को किया है। इन दोनों को कंबाइन कर दिया, एक यूटी बना दिया। हाँ यस सर। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना जी, अब जितने ही बच्चे दिसंबर वाले हैं ये 2 यूटी अब कंबाइन हो चुकी हैं। जिनको नहीं पता, क्योंकि अब कस्टम की मुझे नहीं पता किसने क्लास देखी किसने नहीं देखी, उसके अंदर मैंने अभी बताया था कि दादरा और जो दमन है ये दोनों यूटी जो है वो कंबाइन हो चुकी हैं। तो इट मींस इन दोनों को अब एक यूटी का ही नाम लेकर चलोगे, अब 2 यूटी इनको अलग नहीं बोलोगे। तो आपके एग्जाम में ना कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो बस ये बात ध्यान देना कि 2 यूटी अब ये नहीं है, अब इन दोनों को कंबाइन करके एक यूटी बना दिया गया है। ठीक है अर्चना? अच्छा बच्चा कह रहा है ओल्ड सिलेबस में कस्टम नहीं है। ओके गुड, ओल्ड सिलेबस में कस्टम नहीं है, ठीक है। बट ये अमेंडमेंट ध्यान रखना, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे भी। चलो अब मैं 1-2 बच्चे और बुलाता हूं, देन फिर मैं आपके डाउट्स लूंगा, क्योंकि डाउट्स कई बच्चों के हो सकते हैं फिर रह ना जाए बस। रेखा, रेखा हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ जी। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि जीएसटी की डेफिनेशन जो है वो हमारी किस आर्टिकल में दी हुई है? जीएसटी की डेफिनेशन 366। 366।
हाँ। आगे कुछ और भी है? 366A नहीं 12A 12A, ओके। तो जीएसटी की डेफिनेशन वैसे है क्या, आप मुझे बता सकते हो? जीएसटी की सर मत चलो आप ये बताओ, जीएसटी किस पे लगता है? सप्लाई पे, सप्लाई किसकी होनी चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। और गुक ऐसे कौन सी चीजें हैं जहां जीएसटी नहीं लगेगा? लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, बस यही तो जीएसटी की डेफिनेशन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक पॉइंट मेरा भी आपसे और है, एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है। हाँ सर। एक जीएसटी, एक आपने आर्टिकल किया था, आर्टिकल नंबर 248, हाँ रेजिडुअरी आर्टिकल, क्या बता सकते हो उसके अंदर क्या लिखा है? सर अगर कोई मतलब बचे हुए एक्ट से वो नहीं मतलब पार्लियामेंट बनाती है मतलब वो एक्ट, अगर वो किसी भी अगर कोई मैटर कहीं पर भी कवर नहीं है, ना तो वो लिस्ट 1 में है, ना वो लिस्ट 2 में, ना वो लिस्ट 3 में, तो लॉ बनाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। एंट्री नंबर 97 है और लिस्ट नंबर 1 है, ये बात 248 में लिखी है। ठीक है रेखा, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो जी, मुझे 2 बच्चे बस और चाहिए आज की क्लास के लिए लास्ट, क्योंकि आज ज्यादा मैटर था नहीं रिवीजन का। नेक्स्ट क्लास में अच्छा टारगेट दूंगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे और टारगेट भी बहुत बढ़िया होगा। तो मैं किससे पूछूं, किससे पूछूं, किससे पूछूं, किससे पूछूं, किससे पूछूं? पिंकी, पिंकी शाह आएगा बच्चा बताने? नहीं आ रहा। कृष्णा यादव, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो सर, आप बताओ। मैं बहुत अच्छा हूं जी। बोलो किस में से क्वेश्चन पूछूं, टीडीएस में से, चैरिटेबल ट्रस्ट में से, या जीएसटी में से? सर पूछ लो, कहीं से पूछ लो। कहीं से पूछ लूं? जी सर। पक्का? पक्का सर। कमाल हो गई है तो। अच्छा मुझे ये बताओ फिर जी, अपना टीडीएस का ही बता दो कि अगर मैं टीडीएस की रिटर्न सही टाइम पे फाइल नहीं करता या उसमें कुछ मिस्टेक कर Yes, देता sir. हूं, तो उस केस में क्या फीस और क्या पेनल्टी लगती है? सर उसमें पेनल्टी मिनिमम 10,000 है और सर मैक्सिमम 1 लाख है सर। और फीस? फीस याद नहीं है सर। अभी तो कह रहे कहीं से पूछ लो नालायक। फीस है 200 रुपए पर डे। 200 रुपए, बोलो मेरे पीछे, 200 रुपए। 200 रुपए पर डे सर। ठीक है, और ये साकेत आपने क्या लिखा है? 200% फीस? 200% नहीं है, 200 रुपए पर डे है। ठीक है चलो। ओके सर, बाय मिस्टेक लिख दिया। हाँ, एक मैं बच्चा बस अब लास्ट कोई पूछना चाहता हूँ, जो बढ़िया तरीके से जो मैं क्वेश्चन पूछूं जबरदस्त आंसर दे, मन खुश हो जाए लास्ट में। सर। हाँ साकित, क्या हाल चाल है? हाँ सर, आप मुझे भी पूछ लो तो चलेगा। नालायक, आपसे पहले पूछा था। सर आप ही ने तो बताया मन खुश कर दे, इसीलिए। अच्छा मन खुश कर दे, तो मतलब आप ही मन खुश करोगे आंसर देके, बाकी सब बच्चे देख रहे हो आप? साकेत क्या कह रहा है? कह रहा है सब नालायक है, मैं इंटेलिजेंट हूँ। सर ऐसा नहीं कहा मैंने। मैं साकेत, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ रहा हूँ, तुमने सबको नालायक बोला आज, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सब अनशन पर बैठ के देख लो। आकांक्षा, ये देखो कितने बच्चे हंस रहे हैं, कह रहे हमें नालायक बोला है। ओ माय गॉड, हम देखो आंसर देंगे। आकांक्षा, यस सर। आप साकेत ने जो बोला उससे एग्री करते हो? यस सर। यस, नालायक हो मतलब आप? नो सर। हाँ तो मैंने यही तो पूछा कि आप एग्री करते हो नहीं करते? नो सर। हाँ तो अब आप आंसर दोगे? सर ट्राई करेंगे। कॉन्फिडेंस से तो बोलो कि यस सर, कहीं से पूछ लो। यस सर। हाँ गुड, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे आए चाहे ना आए, कॉन्फिडेंस तो हो कम से कम कि हाँ सर जो पढ़ के आए हैं उसका आंसर दे सकते हैं। चलो मुझे आप ये बता दो, जीएसटी में क्या कोई हमारा सेस लगता है वैसे? जीएसटी कंपनसेशन। कंपनसेशन, एजुकेशन सेस नहीं लगता? नो सर। क्यों? और एक सोशल वेलफेयर कोई सेस लगता है? इनकम टैक्स में लगता है। अच्छा इनकम टैक्स में लगता है। और एक सोशल वेलफेयर सरचार्ज होता है कुछ?
सर यहाँ पे नहीं लगता, वो डायरेक्ट टैक्स या कस्टम में होता है वो शायद। अच्छा, आपका ओल्ड सिलेबस है? यस सर। हाँ फिर ठीक है, फिर आपको नहीं पता होगा, चलो कोई बात नहीं। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जीएसटी में एक आर्टिकल 246 है, ओके सर। सब्जेक्ट मैटर वाला, हाँ जी। तो वो एक्सप्लेन कर सकते हो कुछ? 246 सब्जेक्ट मैटर। हाँ, कि कौन सा मैटर कौन सी लिस्ट में है, कौन लो बनाएगा, लिस्ट 1 में अगर कोई मैटर है तो क्या होता है? फर्स्ट जो था वो यूनियन लिस्ट वाला ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, और सेकंड जो था स्टेट वाला स्टेट लेजिस्लेचर, और थर्ड जो कॉन्करेंट वाला था उसमें मतलब अगर दोनों बनाती हैं, अगर कुछ मतलब प्रीवेल कौन करेगा? और प्रिवेल पार्लियामेंट करती है। प्रीवेल पार्लियामेंट करते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कांशा। बट कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, कॉन्फिडेंस बहुत कम है आपके अंदर, आप डर जाओगे कि अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो अच्छी बात नहीं है ये। चलो जी, तो ऐसा करते हैं, आज की रिवीजन एक बार अब ओवर करते हैं, क्योंकि आज कोई ज्यादा मैटर था नहीं। अब प्लीज ध्यान सुनना जी, पहले तो नेक्स्ट टारगेट सुन लो। नेक्स्ट टारगेट मैं आपको 2 दे रहा हूं, 2 दे रहा हूं जी, ठीक है? आई होप आप एक हफ्ते में 2 चैप्टर आराम से कर सकते हो। एक तो टॉपिक हमारा है सप्लाई का चैप्टर, ठीक है, और एक दूसरा टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से कंफर्म क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, दैट इज वैल्यूएशन, ठीक है? तो मैं 2 टॉपिक दे रहा हूं, एक तो सप्लाई का चैप्टर और दूसरा है वैल्यूएशन। तो ये दोनों आपने अच्छे से रिवाइज करके आने हैं। नेक्स्ट सैटरडे या संडे को जब भी सेशन होगा उसमें वैल्यूएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं यहां पे लिख के लाऊंगा, उसके आपने मुझे आंसर देने हैं, और कुछ क्वेश्चन मैं सप्लाई के भी बना के आऊंगा, उसके भी आपने मुझे आंसर देने हैं, ठीक है? तो आपने बढ़िया तरीके से रिवीजन करके आनी है। इट मींस आज के 3 टॉपिक एक तरफ हैं, अब अगले आने वाले जो भी टॉपिक्स होंगे ना वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। तो चाहे वो ओल्ड सिलेबस वाला बच्चा है, चाहे वो न्यू वाला बच्चा है, ये समझे कि अगर एग्जाम में 30 नंबर का जीएसटी है तो हमें 30 में से 30 लेने हैं। अगर एग्जाम में 45 नंबर का जीएसटी है तो 45 में से 45 लेने हैं। और मैं वो क्लियर बता रहा हूं, क्लियर शब्दों में, कि जीएसटी ही ऐसा एरिया है कि अगर आपका टारगेट टैक्स में 80+ या 90+ का है ना, तो आपका जीएसटी बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स का एरिया बहुत वाइड है, उसकी कई बार सारी चीजें रिकॉल नहीं हो पाती। बट जीएसटी एक ऐसा है कि जो आपस में ना इंटरलिंक है, वो आसान भी है और रिकॉल भी हो जाती है। तो कोशिश करो जीएसटी के जितने भी क्वेश्चन बने वो सारे सही करने की, और वो तब होगा जितनी प्रैक्टिस आप करके आओगे, ठीक है जी? तो 2 चैप्टर मैंने दिए हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई और एक सप्लाई, सिर्फ सप्लाई। आकृति टाइम ऑफ सप्लाई नहीं, वैल्यू ऑफ सप्लाई और सिर्फ सप्लाई का चैप्टर, ठीक है? टाइम ऑफ सप्लाई मैं बाद में दूंगा। चलो जी, अब फटाफट से नाम लिखना स्टार्ट कर दो जिन जिनके भी डाउट्स हैं, और जिनको डाउट्स नहीं है वो जा सकता है, और जिनके डाउट्स हैं वो बैठे आराम से, डाउट सुनने हैं तो भी बैठ सकते हो, अदरवाइज आप जा सकते हो। ओ माय गॉड, चलो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं। तृप्ति। यस सर, मेरे को एक्चुअली डाउट था, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा था कि जीएसटी में टोटल कितने एक्ट हैं, हाँ, तो मेरे को उसके नाम आप मतलब एक बार बता दीजिए। जीएसटी में टोटल 35 एक्ट हैं। एक तो आपका सीजीएसटी हो गया, यस सर। 31 हमारी स्टेट है, तो हर स्टेट का अलग अलग एक्ट है, एसजीएसटी एक्ट, यस सर। ठीक है? एक हमारा यूटीजीएसटी एक्ट हो गया, यस सर। और एक हमारा है कंपनसेशन एक्ट हो गया। तो सर ये तो 34 हुए ना? 34 हुए? यस सर, 31 स्टेट और 30 सीजीएसटी 31, सॉरी सीजीएसटी 1, हाँ, एसजीएसटी 31, हाँ 32, यूजीएसटी यूटीजीएसटी 1, 33, आईजीएसटी 1, ओके आईजीएसटी भी है, और एक कंपनसेशन हो गया। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, चलो अगला फिर है शैलव। शैलव को डाउट नहीं है, सॉरी, शैलव ने तो थैंक यू बोला हुआ है। अच्छा, भावना। भावना, कहाँ गया बच्चा? हेलो। हाँ जी भावना। हेलो सर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सर मुझे कंपोजिशन स्कीम में पूछना था
कॉम्पोजिशन स्कीम में सर हम इंटर स्टेट जो सप्लाई करते हैं वो तो अलाउड नहीं, बट इंटर स्टेट परचेज अलाउड है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरस्टेट परचेज कर सकते हो आप। ओके सर, बट सर एक मॉड्यूल में एक जगह उसके रूल्स हैं, उसमें लिखा हुआ है इंटर स्टेट परचेज के लिए नहीं है, उसमें अलाउड नहीं लिखा हुआ है। देखो, किसी के ऑथर की बुक में लिखा है, उस बात को मैं एग्री नहीं करूंगा। लॉ में कहीं नहीं लिखा कि आप इंटरस्टेट परचेज नहीं कर सकते। नो सर, ऑथर बुक नहीं है सर, मॉड्यूल है। कौन सा मॉड्यूल है? आईसीएसआई का? जी सर। आईसीएसआई के मॉड्यूल में तो कहीं ऐसा लिखा नहीं होगा कि इंटरस्टेट परचेज नहीं कर सकते। वेट सर, वेट। हाँ, आप अदरवाइज क्रॉस वेरीफाई करो। आपके पास जीएसटी का एक्ट है। मैं तो सिंपल सी बात बोलता हूँ कि किसी के मॉड्यूल पे, क्योंकि आपके आईसीएसआई का मॉड्यूल भी आपको दिखा दूंगा, कई जगह ओल्ड लॉ है, आप रिलाई करो जो एक्ट में लिखा है। सेक्शन 10 है, सीजीएसटी का एक्ट ओपन कर लो, उसके रूल नंबर 3 से लेके 7 तक रूल है, उसके रूल ओपन कर लो। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि इंटर स्टेट परचेज अलाउड नहीं है। वो ये लिखा है कि इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। इट मीन्स अगर मैंने कॉम्पोजिट स्कीम ले ली है तो मैं इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, परचेज मैं कहीं से भी करूं, क्योंकि मुझे तो जीएसटी देना है ना परचेज पे। तो सिंपल सी बात है, मुझे तो जीएसटी देना है, आगे मुझे जीएसटी चार्ज नहीं करना। तो गवर्नमेंट कह रही है कि आगे तुम सप्लाई करोगे तो इंट्रा स्टेट करोगे, परचेज तुम कहीं से भी करो, वो मैटर नहीं करता। ओके सर। एंड सर वन क्वेश्चन इज फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जी सर, हाउस प्रॉपर्टी में एक बेसिक कंसेप्ट में मुझे पूछना था सर, हम जब जीएवी निकालते हैं तो उसके लिए सर जब ऐसा केस जिसके अंदर वैकेंसी पीरियड में रेंट नहीं मिला हो, वैकेंट रह गया हो हाउस, तो उस केस में हम जीएवी कैसे निकालते हैं? उस केस में हम जीएवी कैसे निकालते हैं? अगर आपका हाउस वेकेंट है तो आप एक्चुअल रेंट उतने महीने का निकाल लो जितने महीने आपको रेंट मिला है। जी जी। फिर आप कंपेयर करो एक्सपेक्टेड रेंट से। हाँ। अब अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, एक्चुअल रेंट कम है, हाँ जी, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल रेंट के कम आने का रीजन क्या है। क्योंकि आप ये बोलोगे ना कि सर मेरा एक्चुअल रेंट कम आ रहा है, इसलिए कम आ रहा है क्योंकि वैकेंसी थी मेरी। हाँ। आप यही बोलोगे। और सर क्वेश्चन एंड सर उसमें साथ में जैसे अनरियलाइज्ड रेंट भी है, तो हम जब जैसे एक्चुअल रेंट निकालते हैं तो हम निकालते हैं ना एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, वेदर इट्स 10 मंथ वेदर 12 मंथ, जितना भी हमने नोट कर लिया, देन उसमें हम अनरियलाइज्ड लेस कर देते हैं, तो हमारा एक्चुअल रेंट आ जाता है। ठीक है। ओके, फिर एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड को हम कंपेयर करते हैं, विच एवर इज हायर हम उसको लेते हैं। नहीं, विच एवर इज हायर हर केस में नहीं लेते। तो अगर मेरा एक्चुअल रेंट ज्यादा आ गया फिर तो एक्चुअल रेंट जीएवी बन जाता है। हाँ जी, हाँ बट जी। अगर मेरा एक्चुअल रेंट कम है और एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, तो आप ये नहीं बोलोगे एक्सपेक्टेड रेंट ही जीएवी बनेगा क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है। तो सर फिर जैसे जब वैकेंसी पीरियड का रेंट है तो फिर वो हम उसमें से लेस करेंगे ना। जो सर मेरा ये तरीका है, जैसे मैंने सीखा हुआ है, मैं ऐसे निकालती हूँ कि सर जैसे सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, देन एक्चुअल रेंट रिसीव्ड माइनस अनरियलाइज, तो एक्चुअल रेंट आ गया। अब जो आता है उसको बेस वैल्यू मानते हैं। अब बेस वैल्यू में से इफ अगर वैकेंसी पीरियड का रेंट है तो हम उसको लेस कर देते हैं, देन फिर जो अमाउंट आता है उसको हम जीएवी लेते हैं। वैकेंसी पीरियड का रेंट होगा कैसे? अगर घर ही वेकेंट है तो उसका तो रेंट होगा ही नहीं ना। हमें तो ये अज्यूम करना पड़ेगा कि अगर वैकेंसी ना होती तो क्या होता। अच्छा, मैं सिंपल सा एक पॉइंट आपको समझाता हूं। मान लो, इधर देखना ध्यान से। जी सर। आपको स्क्रीन दिख रही है सामने? नो सर, नहीं दिख रही। ओके, अब दिख रही है? जी जी सर। अब सिंपल सा मेरा पॉइंट ये है, मान लो आपको एक्सपेक्टेड रेंट दिया हुआ है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 2,40,000, ठीक है, और एक्चुअल रेंट यहां पे लिखा हुआ है, मान लेते हैं 20,000 पर मंथ। यस, ठीक है, और यहां पे उसने बोला है जी वैकेंसी जो है ना, वैकेंसी मान लो 3 महीने की है, ठीक है, या यहां पे आप 20,000 की जगह आप यहां पे कर दो 25 एक बार के लिए, ठीक है। वैकेंसी 3 महीने की है और अनरियलाइज रेंट उन्होंने मान लो यहां पे दे रखा है 1 महीने का। अब अगर मुझे इसकी जीएवी निकालनी हो तो मैं जीएवी कैसे निकालूंगा? ईआर मुझे दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट 25,000 पर मंथ दिया है,
अब वो कह रहा है 3 महीने की वैकेंसी है, 1 महीने का रेंट नहीं मिला, मतलब मुझे 4 महीने का रेंट एक तरह से नहीं मिला। हाँ हाँ तो मुझे कितने महीने का मिला? 8 महीने का। हाँ, एक्चुअल रेंट 8 महीने एक्चुअल का। रेंट 8 महीने का मिला ना, तो 25,000 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा एक्चुअल हाँ। रेंट कितना आएगा? 2 लाख आएगा। यस। अब AR मेरा 2 लाख आ गया, ER मेरा 240 आ गया। अब अगर मैं विच एवर इज हायर वाले कॉन्सेप्ट पे चलूंगा तो फिर मेरा ये GA भी आना चाहिए। या हाँ, एक्सपेक्टेड रेंट आना चाहिए फिर तो। हाँ, बट गवर्नमेंट कहती है नहीं, गवर्नमेंट ये बात कहती है कि हर केस में हायर नहीं है। अब तुम्हारा AR यहाँ पे कम आ रहा है, तुम यहाँ पे चेक तो करो तुम्हारा कम आने का रीजन क्या है, अच्छा। क्योंकि आपको रीजन चेक करना पड़ेगा ना। अगर आपका हर केस में 240 GA बना दिया फिर तो आपको नुकसान हो जाएगा, आपका टैक्स ज्यादा आएगा। तो आप गवर्नमेंट से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो कि गवर्नमेंट ये 2 लाख, मेरी जो 2 लाख वैल्यू आई है ना, ये 2 लाख मेरी क्यों आई है? क्योंकि मेरा 3 महीने घर खाली पड़ा था। हाँ हाँ। और अगर ये घर मेरा खाली ना होता तो मेरी वैल्यू ज्यादा आती। अच्छा। अब गवर्नमेंट कहती है फिर हमें प्रूफ करके दिखाओ कि जो तुम्हारा एक्चुअल रेंट कम आ रहा है वो वैकेंसी की वजह से कम आ रहा है। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन में 3 महीने की वैकेंसी ना दी होती हाँ तो क्या 75,000 मुझे रेंट और मिलता? नहीं मिलता? जी, मिलता। मिलता तो 75,000 और मिलता। 2 लाख मेरे अब आ रहे हैं तो टोटल कितना बनता? 275। हाँ, 275 या। ठीक है, अब मेरा 2 लाख आ रहा है हाँ हाँ और वैसे बनता 275 अगर वैकेंसी ना होती। हाँ हाँ। तो ये 275 240 से ज्यादा बन जाता ना। जी हाँ, बिल्कुल। तो बट अब मेरा 2 लाख आ रहा है तो कम आ रहा है। तो ये 2 लाख आने का रीजन क्या है? वैकेंसी ही तो है। हाँ। तो गवर्नमेंट कहते हैं इस केस में तुम्हारा फिर AR जो होगा ना, AR GA बनेगा, तो इस केस में 2 लाख GA बनेगा। अच्छा, ये रीजन है। ओके हाँ। सर। तो ऑलवेज आपको ना ये देखना पड़ता है कि आपके कम आने का रीजन क्या है। जो रीजन होंगे उसके बेस पे ही हमारी GA बनती है फिर। अच्छा, ओके सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। थैंक यू भावना, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू जी। निकिता, अगला क्वेश्चन निकिता जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। निकिता मोदी, निकिता साहू के बाद मैं बाद में आऊंगा। निकिता मोदी, हाँ जी, आपका डाउट। सर TDS का रेट्स एंड ऑल में कैसे पढ़ना चाहिए सर? हो नहीं रहा है वो ठीक से। देखो, हो नहीं रहा तो भी करना है, हो रहा है तो भी करना है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है। जैसे मैंने, मेरे ख्याल से मैंने समरी टेबल डाली थी टेलीग्राम, चार्ट देता, हाँ चार्ट मैंने डाला था। ठीक है, उसका एक तरीका है। प्रॉब्लम पता क्या है? आप लोगों को याद क्यों नहीं होता? क्योंकि आप सारे जो चार्ट है वो एक साथ देख रहे हो। आपको देख के ना घबराहट हो रही है कि ओ माय गॉड कि 50 रेट ये तो नहीं हो पाएंगे। अब अगर आप थोड़ा सा माइंड ये लगाओ कि अगर 50 रेट हैं उसको मैं 5-5 रेट में डिवाइड कर लूं तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। तो क्या आप डेली 5 रेट नहीं पढ़ सकते? हाँ सर। और मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप डेली 5 रेट पढ़ोगे ना, आप अगले दिन देख लेना पिछले वाले 5 रेट आपको याद होंगे और फिर अगले 5 रेट पढ़ने का ही मन करेगा। बट अगर आप ये कहो, हाँ बोलो बोलो। बोलिए सर। मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप डेली एक साथ सारा पढ़ने की कोशिश करोगे तो पूरी जिंदगी भी लगे रहोगे तो भी कभी याद नहीं होंगे। इवन अगर आप मुझे भी बोलोगे ना, कि मुझे भी बोलोगे कि क्या सर आपको सारे रेट याद है, नहीं, मुझे भी कई सेक्शन ऐसे होंगे जो मैं बाई चांस भूल जाऊंगा। बट प्रॉब्लम क्या है, याद करने की टेक्निक क्या होती है, उसको बाइफरकेट कर दो कि मुझे आज 5 रेट पढ़ने हैं, देन 5 रेट पढ़ने हैं, देन 5 पढ़ने हैं। 10 दिन के बाद आप खुद देखोगे कि आपको सारे रेट ऑलमोस्ट याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यही तरीका है, बस करने तो पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन बनते हैं ना। ज्योति कह रही है सर जो पूछना था, हाँ बोलो सर इसमें पूछना था कि आपने कैटेगरी ए डाला है व्हेन रेसिपिएंट रेसिडेंट, उसके बाद नॉन रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी, ये सारी करनी है? नहीं नहीं, मेनली आप रेजिडेंट पे ध्यान लगाओ, सिर्फ रेजिडेंट पे ध्यान लगाओ। मेन आप रेसिडेंट, बिल्कुल। और कुछ भी नहीं करना जो आपने ना पेजेस डाला था जो एक्सपर्ट बनो में? नहीं, मैंने तो ये टेलीग्राम चैनल पे डायग्राम डाला था ना। एक्सपर्ट बनो में बता सर, मैंने प्रिंट आउट करवा लिया 10 पेज 7 पेज 16 पेज का है। हाँ, तो बस आप रेजिडेंट वाले रेट पे ध्यान लगाओ और जो एग्जामिशन लिमिट है इंपॉर्टेंट उस पे ध्यान लगाओ। बस मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, जितना कर एग्जामिशन लिमिट होती है ना, जैसे अभी बच्चों ने मुझे बताई कि लॉटरी वाले केस में 10,000 है, ठीक है, हॉर्स रेस वाले केस में 10,000 है, वो एग्जामिशन लिमिट। वो कहाँ पे दी हुई है सर?
वो इसी में दी हुई है, आप चेक करो जो आपके पास टेबल है आपके आगे उसमें दी होगी। ठीक है सर, मैं चेक करूंगी। हाँ जी। तो सर फॉरेन कंपनी, नॉन रेजिडेंट, ये सब का नहीं करना है? नहीं, वो आप रहने दो, रेजिडेंट पे टाइम लगाओ मेनली। सर ठीक है। हाँ जी, ठीक है। और सर मेरे को सप्लाई में डाउट था। हाँ, सप्लाई के चैप्टर जीएसटी शेड्यूल 1। यस सर। हाँ बोलो। सर इसमें ना ये वाला है कि हम लोग जब गुड्स सेंड करते हैं प्रिंसिपल को, फिर प्रिंसिपल एजेंट को देता है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो ये वाले सेंटेंस में इसमें क्या है सर, जैसे हम लोग डीम सप्लाई, इसमें हम लोग विदाउट कंसिडरेशन करते हैं। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो। हेलो सर। हेलो। तो विदाउट कंसिडरेशन हम लोग देते हैं, तो इसमें होता है ना कि सर इनवॉइस है ना, अगर एजेंट के नाम पे होगा तब अपना जीएसटी वाला नहीं लगेगा, और अगर इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे होगा तब लगेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट सर समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, वो तो ये है कि अगर मान लो प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई की है, ठीक है, और अगर वो विदाउट कंसिडरेशन में है और प्रिंसिपल अगर रजिस्टर्ड है, तो प्रिंसिपल अपने नाम पे बिल काटेगा, उस केस में सप्लाई बन जाएगा प्रिंसिपल के हाथ में, ठीक है ना। बट अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई की है, विदाउट कंसिडरेशन है, और अगर प्रिंसिपल अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, और एजेंट रजिस्टर्ड है, तो उस केस में प्रिंसिपल के हाथ में सप्लाई तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि प्रिंसिपल तो अनरजिस्टर्ड है। हाँ। तो गवर्नमेंट बस यही बात कहना चाह रही है कि अगर प्रिंसिपल होता, पता क्या था, प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करता था गुड्स की, और वो विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट करता था, बाद में दिक्कत आती थी स्टॉक मैचिंग में। तो गवर्नमेंट ने अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट निकाल दिया कि भैया अगर प्रिंसिपल अगर जो उसको एजेंट को सप्लाई करेगा, चाहे विदाउट कंसीडरेशन ही क्यों ना हो, तो भी हम शेड्यूल 1 के अंदर उसके पैरा 3 में सप्लाई मानकर उसके ऊपर जीएसटी लगा सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी। अगला मेरा क्वेश्चन है, निकिता का हो गया, शुभिका है नहीं, साकेत। हाँ सर, हेलो। हाँ जी, क्या डाउट है? सर इंडिया का डेफिनेशन में कुछ वो पानी का पॉइंट था ना, उसमें सर कुछ समझाइए। वो अदर टेरिटरी होगा और आईजीएसटी बनेगा, वो कुछ बोला था। वो तो ये बोला था मैंने कि 12 नॉटिकल माइल्स में जो अगर पानी है वो तो जिस स्टेट के पास आ रहा है उस पानी को वो स्टेट मान लेंगे, और 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर जो पानी है वो सारा का सारा पानी अदर टेरिटरी बन जाता है, और अदर टेरिटरी को हम यूनियन टेरिटरी में कवर करते हैं। हाँ, तो इसलिए अगर उसके बीच में सप्लाई होगी तो वहां पे सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी लगेगा। सर मतलब एग्जाम में वो स्टेट दिया होगा ना, मतलब क्वेश्चन में ही एग्जाम में? हाँ बिल्कुल दिया होगा। अगर वो 12 नॉटिकल माइल्स वाला क्वेश्चन पूछेगा तो ऑलवेज दिया होगा कि ये वाला पानी किस स्टेट के नियरेस्ट आ रहा है। और सर आईजीएसटी तो अगर वो 200 नॉटिकल माइल्स में जाएगा तो आईजीएसटी बना देंगे। 200 नॉटिकल माइल्स में जाएगा, आईजीएसटी तब बनाएंगे अगर इंटर स्टेट हो रहा है। अगर 200 नॉटिकल माइल्स में गया तो वो यूनियन टेरिटरी है। अब उसके बीच में ही अगर कोई सप्लाई हो रही है यूटी से यूटी के बीच में, फिर तो वो इंट्रा स्टेट हो गया ना। वो हमें देखकर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो सप्लाई कहाँ हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद ही आप आंसर दे पाओगे। और एक डाउट था सर, टीडीएस रेट्स का आप एक रिवीजन क्लास डाल सकते हो? यार रेट का रिवीजन क्लास क्या डालूं, उसके अंदर मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को देख के बोलने हैं। अब अगर देख के बुलवाने हैं तो बुलवा लो, क्योंकि सिंपल सी बात है, रेट का कोई लॉजिक नहीं है ना। रिवीजन क्लास डालने का कोई वो नहीं है, बट रेट का कोई लॉजिक तो नहीं। अब आप मुझे आर्ग्यूमेंट करो कि लॉटरी पर 30% रेटिंग क्यों है, मैं तो नहीं याद करता, तो भैया इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। अब अगर 30% है तो आपको भी याद करना है और मुझे भी याद करना है। आप अगर ये बोलो 99% रेट ही पूछेंगे मोस्टली। हाँ देखो, टीडीएस में ना प्रोविजन बहुत कम आते हैं, और एग्जामिनर वही चीज आपको पिंच करेगा जो बच्चा नहीं करके आता। आप ऑलमोस्ट पेपर देख लेना, पेपर में क्या होगा, लिमिट्स होंगी, पेपर में रेट्स होंगे, पेपर में फॉर्म नंबर होंगे। अब ये सारी चीजें लॉजिक वाली थोड़ा है। अब अगर कोई बच्चा बोले कि टेस्ट का पेपर मुश्किल आ रहा है, मुश्किल क्यों आया जी, क्योंकि रेट आ गए। रेट के आने से पेपर मुश्किल नहीं बनता, ठीक है ना। पेपर मुश्किल, हाँ पेपर मुश्किल तब होता कि प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन आए, वो प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन नहीं समझ आए।
जब फॉर्म नंबर आ गए, रेट आ गए, लिमिट्स आ गई, तो वो तो अगर याद होंगे तो कोई बच्चा भी नंबर ले लेगा, और अगर याद नहीं होंगे तो इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट ही क्यों ना, वो भी नंबर नहीं ले पाएगा। तो सर इसलिए कोशिश तो करना पड़ेगा। हाँ, वो अभी भी देखो, मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ, अभी भी आपके पास कम से कम भी 60 दिन है, 60 दिन तो पड़े हैं ना अभी। हाँ सर। हाँ, तो डेली टारगेट बनाओ, 10-10 दिन का मुझे रेट याद करने हैं, अपने आप याद हो जाएंगे। बट अगर आप यही सोच के चलोगे कि याद कभी नहीं होंगे, तो फिर तो बिल्कुल भी याद नहीं होंगे। सर TDS 1 का प्रॉब्लम है, बाकी में कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है। हो जाएंगे, करेंगे जो सर। मैंने तरीका बताया है 5-5 करके करोगे तो हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, चलो अगला फिर है साकेत के बाद श्रुति। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक्चुअली मुझे इनकम फ्रॉम सैलरी में प्रॉब्लम है। बोलो। डोमेस्टिक कंपनी में सेक्शन 115BAA और 115BAB। सैलरी ये थोड़ा, ये सैलरी का क्वेश्चन थोड़ा है ये तो ओ नॉर्मल। सॉरी, हाँ हाँ, रेसिडेंशियल स्टेटस वो चार्ज वाले में। हाँ बेसिक, हाँ उसमें क्या प्रॉब्लम है कि रेट समझ नहीं आ रहा। जी, ये कैसे एप्लीकेबल होंगे वो समझ नहीं आ रहा। एप्लीकेबल ऐसे होंगे, आज कोई भी अगर डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है कि उस पे रेट लगता है 25 या 30, जो आपने क्लास के अंदर पढ़े होंगे। जी। अब पीछे कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से इंडस्ट्री बहुत डाउन चली गई थी, ठीक जी। है, उससे पहले भी इंडस्ट्री डाउन थी, जीडीपी हमारी स्टार्टिंग से स्लो जा रही है। अब गवर्नमेंट को ये था कि अगर इंडिया में कंपनीज काम नहीं करेंगी, उसको हम इनकरेज नहीं करेंगे, तो फिर कैसे इंडिया चलेगा। तो जी। गवर्नमेंट ने ना 2 सेक्शन इंसर्ट किए थे ऑर्डिनेंस के थ्रू, एक सेक्शन 115 बा और एक सेक्शन 115 बाब। जी। तो ये सेक्शन ना ऑप्शन देते हैं डोमेस्टिक कंपनी को, फॉरेन कंपनी को नहीं, ओनली फॉर डोमेस्टिक कंपनी। अब जो 115 बा है वो ये बात कहता है कि कोई भी डोमेस्टिक कंपनी हो, चाहे वो नई हो, चाहे पुरानी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, अगर वो 25 और 30 वाला रेट यूज नहीं करना चाहती। हेलो 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 जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी सर। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने उनको बोला कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, वो अगर 25 और 30 वाला रेट यूज नहीं करना चाहती, तो 115 बा के अंदर आ जाए, उस केस में उसको 22% टैक्स देना पड़ेगा। जी। अब आप ये बोलोगे नहीं, फिर तो हर कंपनी 22% पे करेगी, फिर 25 और 30 क्यों पे करेगा कोई? हाँ। गवर्नमेंट कहती है नहीं, अगर आप 22 वाला ऑप्शन लोगे ना, तो आपके बहुत सारे बेनिफिट हम छीन लेंगे, और अगर वो बेनिफिट तुम देने को तैयार हो, तुम 22 ले लो, नहीं तो तुम 25 और 30 ले लो। अब वो बेनिफिट जो गवर्नमेंट ने छीने हैं ना, वो ऑलमोस्ट सारे पीजीपी के चैप्टर के हैं। अच्छा। जैसे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, सेक्शन 35 के डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, सेक्शन 80 की डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, तो काफी सारे बेनिफिट गवर्नमेंट ने छीन लिए। ओके। तो अगर ये बेनिफिट आप नहीं लेना चाहते, तो आप यहाँ पे 22 पे कर सकते हो, और अगर आपको बेनिफिट लेने हैं तो फिर आपको 25 और 30 वाला यूज करना पड़ेगा। तो सर दोनों का यही मीनिंग है, BAA और BAB दोनों का? BAB जो है वो डोमेस्टिक कंपनी है, न्यू डोमेस्टिक कंपनी है, और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अच्छा। और उसमें रेट 15% है, और कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है कि 15% अगर रेट लेना है तो बहुत सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, तब 15% मिलेगा, नहीं तो आप फिर नॉर्मल रेट में चले जाओ। अच्छा, ओके सर। सर एक और प्रॉब्लम थी, वो इनकम फ्रॉम सैलरी की है। बोलो। इंटरेस्ट और लोन ग्रांटेड बाय एम्प्लॉयर, ये समझ नहीं आ रहा। इसके अंदर तो यह है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया, तो हमें चेक करना पड़ेगा वो लोन फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया या कुछ कंसेशनल पे दिया। अब अगर फ्री है, मतलब जैसे मान लो मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, आप मेरे एम्प्लॉयर हो, ठीक है, आपने मुझे लोन दिया और आपने मुझे बोला कि विवेक मैं तुझसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगी, जी। तो मुझे बेनिफिट मिल गया ना, क्योंकि अगर मैं मार्केट में जाता, बैंक के पास जाता, बैंक मुझसे इंटरेस्ट लेता। हाँ। आपने मुझसे इंटरेस्ट नहीं लिया, तो गवर्नमेंट कहते हैं जो ये बेनिफिट तुझे मिला ना, हम तेरे हाथ में टैक्सेबल करेंगे। अब एम्प्लॉयर के हाथ में? एम्प्लॉई जिसको बेनिफिट मिला। अच्छा अच्छा। तो मेरे हाथ में कितना टैक्सेबल करेंगे? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट होगा ना 1 अप्रैल को, उसके बेस पे टैक्सेबल करेंगे। अच्छा। ठीक है, और अगर मान लो आपने कुछ परसेंटेज चार्ज कर ली, आपने कहा विवेक मैं तुझे 3% चार्ज करूंगी,
अब स्टेट बैंक का रेट 9% है, आपने चार्ज किया 3%, तो मुझे फायदा कितना हुआ? 6%। बस वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, और सर मोटर कार वाला कॉन्सेप्ट? मोटर कार के अंदर तो आपको ये देखना पड़ेगा कि गाड़ी आपकी किसकी है, एम्प्लॉयर की है या एम्प्लॉय की है, उसके बेस पे टैक्सेबिलिटी होगी। ठीक है, अब अगर गाड़ी एम्प्लॉय की है और यूज भी एम्प्लॉय कर रहा है, फिर तो मुझे कोई बेनिफिट मिला ही नहीं एम्प्लॉयर से, फिर तो टैक्सेबल नील हो जाएगा। और अगर गाड़ी मेरी है एम्प्लॉय की बट उस पे खर्चा एम्प्लॉयर बियर कर रहा है जी, तो गवर्नमेंट कहती है उस केस में तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल होगा, क्योंकि खर्चा तुम्हारा एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। अच्छा। अब कितना टैक्सेबल होगा? जितना एम्प्लॉयर ने खर्चा किया होगा वो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ओके। ठीक है, बट अगर वो गाड़ी आपने ऑफिस और पर्सनल दोनों यूज की है तो फिर एक्चुअल खर्चे में से ना कुछ आपको माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, जितना इनकर हुआ होगा। हाँ, जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर हुआ उसमें से माइनस करना पड़ेगा। छोटी गाड़ी अगर है तो उस केस में 1800 पर मंथ होता है, बड़ी गाड़ी में 2400 पर मंथ होता है जी, और ड्राइवर का 900 होता है। हाँ। तो ये माइनस करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, इसी आ तरह। हाँ ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। हेलो सर, सॉरी टू इंटरप्ट। हेलो हाँ जी। सर, जो आपने वो 115 बाग के लिए बोला, जो डिडक्शन है, वो हम लोग को लर्न करना पड़ेगा कि ये सारा छूट है ना हमारे हाथ से चला जाएगा? पूछ सकते हैं क्या एग्जाम में? वो एग्जाम में इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं करेंगे, बट आपको एक बार वो लिस्ट देखनी जरूर है कि वो लिस्ट में क्या लिखा है। ठीक है सर। ठीक है, ओके जी। अगला है अपूर्व, आपने कुछ डाउट लिखा है यहाँ पे कुछ? हेलो। हाँ जी अपूर्व। हाँ सर, टीडीएस सर्टिफिकेट का जो कंसेप्ट है ना, टीडीएस सर्टिफिकेट, हाँ, तो उसमें जो सैलरी का हम करते हैं ना, तो उसमें ड्यू डेट एग्जैक्टली क्या है? 31 मई है या 15 जून? 15 जून। 15 जून है ना जी? नहीं, एक्चुअली आपका जो बुक है ना, तो उसमें 31 मई लिखा था, सो मैं कंफ्यूज हो गया उसमें। नहीं, वो बुक मतलब उस जो मार्केट के अंदर बुक है उसमें 31 मई है, क्लास के अंदर मैंने वो सही करवा दिया था, 15 जून आएगा। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली। ओके सर, थैंक यू, वही डाउट था। ओके जी। उसके बाद आकृति, आकृति नहीं है बच्चा, आकृति। उसके बाद नमन, नमन कहाँ गए बच्चे? डाउट उनके हैं और बच्चे चले गए लिख लिख के। चलो आस्था। हेलो सर। हाँ जी आस्था। सर मेरा डाउट पीजीबीपी में है, सेक्शन 35 ABB एंड 35 ABA टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में। बोलो उसमें क्या डाउट है? सर इसका सेल ऑफ पार्ट लाइसेंस और होल लाइसेंस सर समझ में नहीं आ रहा मेरे को उसका। उसके अंदर ये है कि अगर आप लाइसेंस सेल करते हो और लाइसेंस जो आपने सेल किया, अगर उसका सेल प्राइस आपकी जो अनअमोर्टाइज कॉस्ट है उससे कम है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो 100 लाख रुपए का लाइसेंस था, 10 साल का वो लाइसेंस मिला, तो हर साल 10-10 लाख रुपए डेबिट करोगे आप। जी सर। 6 साल आपने वो लाइसेंस यूज किया, ओके सर। तो वो 60 लाख रुपए हो गए। जी सर। अब बैलेंस कितने बचे? 40 लाख। यस सर। अब ये 40 लाख क्या है? अनऑथोराइज अनअमोर्टाइज कॉस्ट बच गई, मतलब जो कॉस्ट आपकी अमोर्टाइज नहीं हुई। जी सर। अब लाइसेंस आपने दूसरी कंपनी को बेच दिया 20 लाख का। 20 लाख का। अब सोच के बोलना, 40 लाख के अनअमोर्टाइज कॉस्ट थी, आपने बेचा 20 लाख का, तो 20 लाख का आपको नुकसान हो गया ना। तो गवर्नमेंट कहती है इसको पीएनएल में डेबिट कर लो आप। ओके। बट अगर ये आप लाइसेंस बेचते 60 लाख का, ओके। तो 40 लाख अनअमोर्टाइज कॉस्ट है, आपने बेचा 60 लाख का, जी। तो आपको 20 लाख का जो फायदा हुआ ये टैक्सेबल होगा पीजीपी के अंदर। ओके सर। बट अगर ये लाइसेंस आप बेचते हो 120 लाख का, अब देखो इस लाइसेंस की कॉस्ट कितनी थी? 100 लाख। हाँ। आपने बेचा कितने का? 120। 120 का। तो जितना कॉस्ट से ऊपर होगा वो तो कैपिटल गेन में जाएगा, ओके। और बाकी जो प्रॉफिट होगा वो पीजीपी के अंदर जाएगा।
20 लाख कैपिटल गेन में और बाकी जो होगा वो पीजीपी में। के अंदर जाएगा। यस, ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी। हेलो, अगला डाउट है। हेलो सर। हाँ जी आयुष बोलो। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि जो मार्जिनल रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपने नाम लिखा है यहाँ पे? नहीं सर, नाम तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। हाँ नाम लिखो कमेंट बॉक्स में, उसके अकॉर्डिंग चलूंगा ना, फिर ऐसे बच्चा बीच में कहेगा मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के, मेरा नाम तो लिया नहीं। जी सर, नाम तो मैंने लिख दिया अपना। हाँ अब लिख दिया ना, अब मैं आपके नाम पे आऊंगा तो आपका डाउट ले लूंगा। ठीक है सर। ज्योति का हो गया। तान्या राज। यस सर। बोलो जी। सर मेरा डाउट था, GSTR 4 एंड GST CMP 8 दोनों का फाइलिंग क्या है दोनों में, क्योंकि दोनों एनुअली फाइल होता है और दोनों कंपोजिट स्कीम वाले फाइल करते हैं, हाँ तो दोनों कब फाइल करना होता है? GSTR 4 जो एनुअली होता है वो तो 30 अप्रैल को जाता है ना। यस सर। और GST CMP 08 जो है वो नॉर्मली पेमेंट का है, वो पेमेंट की एक डिक्लेरेशन है। तो वो कब फाइल करनी होती है? वो भी आपकी जहां आपका ईयर खत्म होगा 30 अप्रैल तक आपको फाइल करना होता है नॉर्मली वो भी। तो सर दोनों फाइल करना मैंडेटरी है? हाँ GSTR 4 तो एक तरह की रिटर्न है। यस सर, रिटर्न ऑफ टैक्स है। ठीक है, और CMP फॉर्म नंबर जो है वो रिटर्न नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है पेमेंट की। ओके सर। और एक GSTR 9A होता है, वो आपकी एनुअल रिटर्न होती है। यस सर। ठीक है, वो आपकी 31 दिसंबर तक जाती है फिर। यस सर। सर एक और डाउट था, GSTR 10 कब फाइल करते हैं? और GSTR 10 तो तब फाइल करते हैं कि जब आपका बिजनेस क्लोज हो जाए, कैंसिलेशन हो जाए। तो जब क्लोज होगा तब वो फाइनल रिटर्न जाती है? हाँ उस केस में आपके फाइनल रिटर्न जाती है 3 महीने के अंदर। और 3 महीने काउंट कहां से करते हैं? कैंसिलेशन की डेट और जिस दिन ऑर्डर आएगा वहां से आपके 3 महीने काउंट करते हैं, इसमें से जो भी लेटर होगा। सर एक और डाउट था, रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन डिपार्टमेंट कब करती है? कैंसिलेशन तो डिपार्टमेंट तब करती है अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया हो, आपने कोई प्रोविजन फॉलो ना किया हो। अदरवाइज आपको अपनी मर्जी से जब करवाना है वो आप करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर डिफॉल्ट किस चीज का? डिफॉल्ट आपने पेमेंट का डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट आपने रिटर्न का डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट आपने स्टेटमेंट फाइल नहीं की, GSTR 1 की स्टेटमेंट होती है, उस केस में गवर्नमेंट कैंसिलेशन कर सकती है आपका। डिफॉल्ट आपने ITC गलत यूटिलाइज कर लिया, गलत अवेल कर लिया। सर एक और डिडक्शन का डाउट था। हाँ सर जी। 80U एक बार समझा दीजिएगा। 80U? यस सर, इंडिविजुअल रेजिडेंट। हाँ 80 इंडिपेंडेंट हैंडीकैप। 80U तो इंडिपेंडेंट हैंडीकैप का है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो एक बच्चा हैंडीकैप है बट वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। जैसे आपने कई बार देखा होगा सीरियल के अंदर आज कई सारे हैंडीकैप बच्चे आते हैं, आज कई गेम्स में हैंडीकैप बच्चे आते हैं, वो खुद की अर्निंग कर रहे हैं, वो सारे के सारे 80U में कवर हैं। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि ये अपनी हेल्थ पर कितना खर्चा कर रहे हैं हम वो चेक नहीं करेंगे, हम इन्हें फिक्स डिडक्शन दे देंगे। अब अगर ये हैंडीकैप 80% से कम है तो 75,000 की डिडक्शन मिलेगी, और अगर ये हैंडीकैप 80% से ज्यादा है उस केस में डिडक्शन मिलेगी 120 लाख, मतलब 1,25,000। यस सर। सर ये जो एक्सपेंस होगा इंडिपेंडेंट हैंडीकैप पे, वो पेरेंट्स करेंगे या फिर वो जो चाइल्ड है वो खुद करेगा? वो आप खुद करोगे क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो ना। अगर आप डिपेंडेंट हो फिर तो आप इसमें जाओगे 80DD के अंदर। ओके। और सर इंडिपेंडेंट हैंडीकैप पे अगर पेरेंट्स खर्चा करते हैं तो फिर? अगर पेरेंट्स खर्चा करेंगे उसके हैंडीकैप होने पर तो उस केस में उसको डिडक्शन फिर 80U के अंदर नहीं मिलेगी, तो फिर वो 80DD के अंदर से प्रूफ करना पड़ेगा डिडक्शन लेने के लिए। तो सर उसमें तो डिपेंडेंट रहता है तब ना? हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ कि उसको प्रूफ करना पड़ेगा ना कि उसके ऊपर वो खर्चा कर रहे हैं, तो इट मींस वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट पूछेगी ना कि अगर आपके खुद की अर्निंग है तो आप अपनी हैंडीकैप पे खुद खर्चा क्यों नहीं कर रहे। ओके सर। यस थैंक यू सर। ओके ओके जी। अगला क्वेश्चन निकिता साहू। यस सर। हाँ जी।
सर क्वेश्चन था सर सर्विस के केस में सर गुड्स एंड सर्विस का जो डेफिनेशन है ना सर उसमें सर आप बताए थे कि मनी वाले में हम लोग जब मनी के बदले सिर्फ मनी जो एग्जैक्ट मनी थी है वो रिटर्न आ जाए तो हम लोग को उसमें जीएसटी नहीं लगता। बट जो ड्राफ्ट कमीशन वगैरह जो है उसमें अगर हम लोग को जो उसमें जो एक्स्ट्रा आता है सर तो उसमें जो जीएसटी लगता है वो जो सिर्फ एक्स्ट्रा अमाउंट आता है उस पे लगता है या पूरे अमाउंट पे लगता है? नहीं, एक्स्ट्रा पे ही लगेगा। ओ सर एक और क्वेश्चन था सर ये सर आईटीसी वाले क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ मैनर दिया हुआ था, इस बार सर ऑर्डर दिया है सर। तो ऑर्डर में आप सर रिवीजन क्लास में करवाए हुए थे कि आईजीएसटी हम लोग जब मतलब जो भी हम लोग करेगा वो पहले हम लोग आईजीएसटी से खत्म करेंगे फिर सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी। सर हम लोग का अगर हम लोग को जो देना है वो गवर्नमेंट को 22,000, 6,000 और 6,000 का था और जो लेना है वो 16,000, 4,000 और 4,000। सर 16,000 और 4,000 तो वो सर 22,000 में ही से निकल गया। बट जो फिर लेना जो एक्स्ट्रा रुको पहले मेरे को बताओ तो सही, ये 22, 16 कौन कौन सा जीएसटी है? मेरे को थोड़ा क्वेश्चन याद है। हाँ सर 22,000 आईजीएसटी रुको पहले मेरे को लिखने दो ना लायक। यस सर। हाँ ये मैंने लिखा। एक मिनट रुको कोई बात कहीं जाना आपने? नहीं सर हम आप ही को बता रहे। हाँ तो आराम से अब बताओ आईजीएसटी क्रेडिट कितना है? 22,000। ओके और पेमेंट कितनी करनी है? हाँ पेमेंट 16। ओके और सीजीएसटी क्रेडिट कितना है? 6,000। 6,000 और पेमेंट कितनी करनी है? 4,000। एसजीएसटी क्रेडिट कितना है? 6 और पेमेंट कितनी करनी है? 4,000। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 22 को 16 से खत्म कर देंगे। यस सर। 16 खत्म हो गया, बैलेंस बचा 6। 6 ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पे आईजीएसटी आपको पहले खत्म करना है। यस सर। अब 6,000 से 4,000 खत्म करोगे पहले। यस सर। सीजीएसटी के। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे बस ये बात ध्यान देनी पड़ेगी कि आईजीएसटी फर्स्ट आईजीएसटी से करते हैं, सेकंड सीजीएसटी और एसजीएसटी कैसे भी कर सकते हैं। यस सर। ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन में इसको किया पहले सीजीएसटी से। यस सर। मेरी तरफ से आप 6,000 को पहले एसजीएसटी से कर लो, मेरी तरफ से दोनों में 3-3 हजार यूज कर लो, मेरी तरफ से कैसे भी यूज करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यस सर। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि आईजीएसटी फर्स्ट आईजीएसटी से होगा, उसके बाद तुम कैसे भी करो। यस सर। तो मैंने 6,000 को 4,000 से खत्म किया, तो ये मेरा 4,000 पूरा खत्म हो गया। यस सर। तो मेरा सीजीएसटी 6,000 क्रेडिट पूरा बच गया। यस सर। अब मेरे पास 2,000 रुपए का क्रेडिट बच गया है आईजीएसटी का। यस सर। अब उस 2,000 रुपए को मैंने एसजीएसटी से खत्म कर दिया। यस सर। तो ये 2,000 मेरे खत्म हो गए, एसजीएसटी के 2,000 बैलेंस रह गए। सर ये 2,000 जो बैलेंस रह गए वो हम लोग सीजीएसटी से खत्म नहीं कर सकते, उसको हम लोग सिर्फ आईसीएसटी से ही खत्म करेंगे। नहीं कर सकते, क्योंकि सीजीएसटी क्रेडिट जो है वो एसजीएसटी की उस पेमेंट में यूज ही नहीं होता। यस यस सर, सॉरी सर, ये भूल गए थे बस। थैंक यू सर। ओके जी, ओके। चलो अगला डाउट है रिया सिंह। हेलो। हाँ जी रिया। सर मुझे डाउट ना चैरिटेबल ट्रस्ट में था, उसमें सेक्शन 11(2) में नोट्स में लिखा हुआ है एग्जेम्पशन व्हेन एक्यूमुलेटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो उसका क्लॉज बी है नॉट इन्वेस्टेड एज पर 11(5). और फिर 11(3) में है एग्जेम्पशन अंडर 11(2) विड्रॉन इफ सीज टू इन्वेस्ट एज पर 11(5). और फिर सेक्शन 13(1) में है 11 and 12 नॉट अप्लाई, नॉट इन्वेस्टेड एज पर 11(5). तो मेरे को इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, वो थोड़ा क्लियर कर दो। 11(5) में ना कुछ आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं कि अगर आपको एग्जामिशन लेनी है तो आपको वहां पे पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है। और गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि जितने आपको, जैसे फॉर एग्जांपल 11(5) में 5 पॉइंट हैं। अब गवर्नमेंट कहती है अगर वहां पे पैसा लगाओगे तो एग्जामिशन मिलेगी, नहीं तो एग्जामिशन नहीं मिलेगी। अब वहां पे बाकी सेक्शन ये बात कहते हैं कि अगर आपने वहां से पैसा विड्रॉ कर लिया, सीज कर लिया, मतलब खत्म कर दिया, तो जो आपको एग्जामिशन मिलनी चाहिए हम विड्रॉ कर देंगे। अच्छा। ठीक है। जैसे आपने बोला जी, आपको एक चैरिटेबल ट्रस्ट में एक पॉइंट ध्यान आ रहा होगा कि हम एक्यूमुलेशन कर सकते हैं 5 साल तक। उसके बाद वो एक्यूमुलेशन पॉसिबल नहीं होता। अब मैंने बोला जी मैं एक मशीन परचेज करना चाहता हूँ ट्रस्ट के लिए, इसके लिए पैसा एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, बट मैंने क्या किया, उसके लिए मशीन परचेज नहीं की, मैंने कुछ और परचेज कर लिया, बट वो 11(5) में कवर नहीं है।
तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो हमने आपको एग्जम्पशन दी थी उसको हम विड्रॉ कर लेंगे। तो बस ये ध्यान रखना कि 11(5) में जो पॉइंट्स हैं आपको इन्वेस्टमेंट वहीं करनी है। अगर आप टाइम पीरियड से पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करते या आप वहां इन्वेस्टमेंट नहीं करते जो 11(5) में है, तो जो एग्जम्पशन आपको हमने कमिट की थी उसको हम वापस ले लेंगे। ओके ओके सर। ओके जी। उसके बाद आयुष, अब बताओ जी क्या डाउट है आपका? हेलो। हाँ आयुष, अब बोलो। जी सर, जो मार्जिनल रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है, तो हमें हर केस में ये चेक करना है कि सरचार्ज है या नहीं है, कि हमें सरचार्ज चेक करना है या नहीं करना है? नहीं, सरचार्ज तो हर केस में लगाना ही लगाना है उस केस में, बट हाँ आपको ये नहीं है कि हर केस में देखना ही पड़ेगा कि एमआर मिलेगा नहीं मिलेगा। एक प्रॉपरली इनकम की लिमिट होती है। जैसे सर इनकम मान लीजिए 50 लाख से 1 करोड़ तक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमारे 1 करोड़ से ज्यादा होती है तो कितना होता है, और 1 करोड़ तक है तो कितना होगा, तो वो उस केस में हमारा मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। हाँ, उस केस में आपको एमआर मिलेगा। बट फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी इनकम 1 करोड़ 10 लाख है। जी सर। तो देखते ही पता लग रहा है इनकम मैंने 10 लाख से बढ़ाई है। जी सर। तो अगर मैंने इनकम 10 लाख से बढ़ाई है तो टैक्स तो मेरा इतने से बड़ा ही नहीं होगा। जी सर। तो यहाँ मुझे एमआर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर इनकम आपकी 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ से ऊपर है, तो हर केस में आपको एमआर निकाल के देखना ही पड़ेगा। जी सर। आपको नॉर्मली एमआर तब निकालना पड़ता है जब इनकम एक लिमिट से ऊपर रहती है। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ 1 लाख है। जी सर। 1 लाख इनकम बढ़ाई है। जी सर। 1 करोड़ 2 लाख है, 2 लाख इनकम बढ़ाई है। जी, तो इनकम बढ़ाने से टैक्स का इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, तो हमें मेनली ये देखना है। यस, आपने जो सर इनकम बढ़ाई है उससे टैक्स का इंक्रीमेंट कितना है। अगर टैक्स का इंक्रीमेंट ज्यादा है तो एमआर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जी सर, तो जैसे मान लीजिए नॉर्मल इनकम है जो 20 लाख 25 लाख तक है, तो उस केस में तो हम एमआर चेक नहीं करेंगे। हाँ, वहां तो एमआर आएगा ही नहीं ना जहां सरचार्ज नहीं है। ये सर, तो यानी कि सरचार्ज और एमआर इंटरलिंक है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, थैंक यू सर। ओके जी। उसके बाद डाउट है शिवम महेश्वरी। उसके बाद ज्योति वर्मा। हेलो। हाँ जी ज्योति। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा ये डाउट था कि क्या कहते हैं, अगर कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल असेट है और अगर हमें कोई साइलेंट मतलब कुछ भी नहीं कहा गया, तो हम उसे कहाँ पर टैक्सेबल करेंगे, कैपिटल गेन में या पीजीवीपी में? पीजीपी के अंदर। पीजीवीपी के अंदर। यस। अच्छा। हाँ सर, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। शिवम अभी आपके पास आ रहा हूँ यार अभी। और सर मुझे वो एग्रीगेट करना नहीं आ रहा उसमें, अदर सोर्स में। एग्रीगेट टर्नओवर अदर सोर्स में? टर्नओवर नहीं सर, एग्रीगेट करना होता है ना क्वेश्चंस के अंदर, जैसे रिलेटिव ने दिया और गोल्ड रिंग वगैरह और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बिल्डिंग की। वो तो आपको समझना पड़ेगा कि मनी वाले केस कौन से हैं, मूवेबल वाले केस कौन से हैं और इमूवेबल वाले केस कौन से हैं। अब जितने मनी वाले हैं मनी को मनी से एग्रीगेट करेंगे, मनी को मनी से। हाँ, जितने मूवेबल वाले हैं मूवेबल में भी 2 बाइफर्केशन होंगे, विदाउट वाले और इनएडिक्वेट वाले। विदाउट वाले, इनएडिक्वेट वाले। तो इनएडिक्वेट वालों का मीनिंग क्या होगा सर? इनएडिक्वेट का मतलब ये है कि जो आपने कम प्राइस पर बेचे होंगे। जो कम प्राइस पे बेचे होंगे। जैसे मान लो 100 रुपए का गोल्ड है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, उसको मैंने 20 रुपए का दे दिया। तो 100 रुपए वाला गोल्ड अगर मैंने 20 रुपए का दिया, दैट इज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन ना। हाँ जी हाँ जी। तो ये वाले केस यहाँ पे आ जाएंगे। ओके। तो मूवेबल में विदाउट वाले विदाउट से एग्रीगेट होंगे, इनएडिक्वेट वाले इनएडिक्वेट से एग्रीगेट होंगे। जो मतलब कम बेचने वाला, चाहे वो सिक्योरिटी हो चाहे फिर वो गोल्ड हो। हाँ, वो मूवेबल मतलब प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आने चाहिए बस। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। और इमूवेबल वाले आपस में एग्रीगेट होंगे नहीं, उसमें सिंगल सिंगल हम चेक करेंगे। इमूवेबल में सिंगल सिंगल चेक करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके सर। हाँ शिवम अब बताओ जी। हेलो। हाँ जी शिवम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा एक डाउट ये था कि वाइफ और हस्बैंड का डाइवोर्स हो जाता है, सो उस केस में चाइल्ड है वो वाइफ के साथ रहता है। ओके। सो जो हस्बैंड है वो वाइफ को लमसम मनी देता है, सो वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बट जो चिल्ड्रन के लिए पैसे भेजता है हस्बैंड, सो क्या वो भी टैक्सेबल होगी, एग्जेम्प्ट होगी? नहीं, चिल्ड्रन की इनकम अगर वो बच्चा इनकम कमाएगा तो वो क्लब होगी ना पेरेंट्स में। नहीं, माइनर है, मतलब हस्बैंड भेज रहा है, मतलब उसके एजुकेशन वगैरह के लिए। हाँ, तो उस केस में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है फिर। टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी ना सर? नहीं। अच्छा सर, सेकंड डाउट ये था कि कोई
चाइल्ड है माइनर, वो स्पोर्ट्स से इनकम कमा रहा है। किससे इनकम कमा रहा है? स्पोर्ट्स इनकम मतलब अपनी स्किल से कोई। ओके। सो उसके मतलब वो टैक्सेबल हो जाएगी उसके लिए। बिल्कुल। हाँ, बट उससे जो उसने इनकम कमाई है उससे वो एफडी करा देता है, उससे इंटरेस्ट कमाता है फिर। हाँ तो उसके पेरेंट्स में क्लब होगी। वो इंटरेस्ट इनकम उसके पेरेंट्स में क्लब होगी। हाँ। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी। उसके बाद एक बच्चा बीच में रह गया था डाउट वाला, पिंकी बच्चा है या चला गया? हेलो सर। हाँ नमन बोलो। हेलो नमन सर, बोल। मेरा एक डाउट था। हाँ बोलो। सर हम लोग को वो सेक्शन 194 बी में जो विनिंग अगर कोई अदर देन जो डेफिनेशन गुड्स में नहीं आता है, एग्जांपल अगर फोन किसी को गिफ्ट उसने जीता तो उस पे 30% का डिडक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? क्योंकि उसमें तो नहीं लगना चाहिए ना, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोगों ने फोन का वो फोन की गुड्स के डेफिनेशन में फोन तो आता ही नहीं। नहीं आप 194B की बात कर रहे हो? हाँ। लॉटरी वाला केस? हाँ। हाँ तो लॉटरी वाले केस में तो आपकी जो गेम्स होंगी वो यहाँ पे कवर हो जाएंगी जितनी भी हैं। पर अगर वो फोन है तो वो कैसे कवर होएगा, नहीं, मतलब उसका डिडक्शन कैसे होएगा? फोन आपने कहाँ जीता? फोन अगर किसने जीता तो ऐसे लॉटरी में जीतते ना, फोन टीवी वो सब। हाँ तो उसकी वैल्यू डिडक्शन होगा। हाँ तो उसकी वैल्यू निकालेंगे बिल्कुल। तो उसकी अगर वैल्यूएशन 40,000 है तो उसका 30% 12,000 हम लोग को खुद से पे करना पड़ेगा तो मिलेगा। आपको नहीं, आपको किसी ने फोन दिया होगा ना, जिससे आपने लॉटरी अगर आपका निकला होगा तो कोई आपको फोन देगा ना। यस। हाँ तो जो फोन आपको देगा इट मींस वो पेमेंट कर रहा है आपको। अच्छा वो पेमेंट करेगा, ऑब्वियस सी हम लोग बात को है नहीं ना। करना। नहीं नहीं, आपको तो वो टीडीएस काट के देगा भाई, उसकी वैल्यू निकाली जाएगी, इस फोन की इतनी वैल्यू है, इस पे इतना टीडीएस कटेगा। ओके, पर सर ये गुड्स के डेफिनेशन में फोन तो आता ही नहीं। गुड्स की डेफिनेशन में फोन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था ना। हाँ। तो उसमें था ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर किसी ने मेरे को फ्री में अगर मोबाइल दिया तो वो एग्जेम्प्टिव है। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मोबाइल फोन कहाँ से आ गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सॉरी सर। वो तो गिफ्ट के लो में है ना। हाँ। बट लॉटरी वाला कॉन्सेप्ट तो अलग है, यहाँ पे कोई गिफ्ट थोड़ा मिला, यहाँ तो आपने लॉटरी जीती है। आपको गिफ्ट थोड़ा, ये गिफ्ट तो है ही नहीं ना। गिफ्ट का मतलब तो ये होता है कि उसने आपको दिया, ऐसे ही दे दिया चलो। तो आपका तो लॉटरी में इनाम निकला है ना। हाँ। अगर मैंने आपको मोबाइल फोन गिफ्ट दिया तो इस केस में गिफ्ट का लो नहीं लगेगा, ना ये लॉटरी है ना गिफ्ट है। हाँ। बट जहां आपने लॉटरी खरीदी, उस लॉटरी में आपका मोबाइल गिफ्ट निकला तो वो तो लॉटरी में कवर होगा ना, वो गिफ्ट में कवर नहीं होगा। ओके सर। ठीक है। हाँ सर, ये डाउट था। ओके जी, थैंक यू सर। ओके। निकिता साहू कह रही है कि सर जीएसटी के लिए जो एमसीक्यूज पेपर एक्सपायर्ड बनों पर हैं वो चैप्टर वाइज हैं या टोटल पढ़ने के बाद करेंगे? नहीं, उसमें चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, मैंने ऊपर हेडिंग डाली हुई है किस किस चैप्टर के हैं, वो आप देख सकते हो। सोहन ने लिखा है इन आईटीसी 10% कॉन्सेप्ट सम क्वेश्चंस विल कम और नोट टू कैलकुलेट आईटीसी। मतलब समझा नहीं सोहन, क्या कहना चाह रहे हो आप? तो जो अभी नया है 10% वाला, अगर परचेसर ने, अगर सप्लायर ने फाइलिंग किया है क्या तो उसका 10% ले सकते हैं, अगर नहीं किया है तो नहीं ले सकते वैसा। नहीं, इस कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है? नहीं, अगर वैसे वाले कम आ सकते हैं कैलकुलेट हाँ करने के। बिल्कुल बिल्कुल 100% आ सकते हैं। गया ओके। ओके तो सर वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो 10% कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो मैंने क्वेश्चन अमेंडमेंट क्लास में बताया तो है। हाँ वापस एक बार सर ये कीजिए मुझे। हाँ, अमेंडमेंट क्लास के अंदर मैंने 1-2 क्वेश्चन वहां पूरे करवाए हैं कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है। ओके सर। ओके। भावना, आपका क्या डाउट है दोबारा से? भावना। हेलो सर। हाँ जी बोलो। जी सर, अभी अभी जो मैंने आपसे पूछा था ना हाउस प्रॉपर्टी में, उसी में मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व करा है सर। मॉड्यूल का एग्जांपल इलस्ट्रेशन 5 उसमें मॉड्यूल के हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन मत देखो, मॉड्यूल ने बहुत पुराना पैटर्न यूज किया हुआ है आपका। अब वो पैटर्न ही खत्म हो चुका है जो मॉड्यूल अभी यूज कर रहा है। अच्छा, आपको अगर क्वेश्चन आंसर नहीं मिल रहे। हाँ मुझे पता है ना, उनके हाउस प्रॉपर्टी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही गलत हैं आपके मॉड्यूल के। अगर आपको देखना है तो आप सीए वालों के देखो, आप सीएमए वालों के देखो, जो बिल्कुल नए पैटर्न पे चल रहे हैं अभी। आपके मॉड्यूल में उन्होंने कुछ नहीं है, सिर्फ बाहर का कवर पेज चेंज किया, अंदर सब पुराना है।
ओ सर, और मैं इतना कंफ्यूज हो रही हूँ उनको देख देख के, इसीलिए मैं इसमें कंफ्यूज हो गई थी इस क्वेश्चन में आपसे जो मैंने पूछा था अनरियलाइज्ड रेंट और वैकेंसी पीरियड तो वाला। तभी मैं कह रहा हूँ कि आप कभी भी कोई चीज करो तो क्रॉस वेरीफाई एक्ट से करो, क्योंकि मॉड्यूल एक्ट नहीं है। सिंपल सी बात है, मॉड्यूल का तो एक पैटर्न चल रहा है। अब उसके बीच में कहाँ का आपको मैं दिखा दूंगा, कस्टम के लॉ में 2 साल पहले अमेंडमेंट आ चुकी है, बट आज तक उन्होंने कस्टम का मॉड्यूल अमेंड नहीं किया। ओ सर, अब जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है वो तो करता जा रहा है ना। तो अच्छा। इसीलिए ही तो अमेंडमेंट क्लास होती है कि आप वहां पे ध्यान लगाओ कि अमेंडमेंट क्लास में कौन सी अमेंडमेंट आई है, क्योंकि नहीं सर, मैं आपके अमेंडमेंट्स प्रॉपर सारे देखती हूँ, सारे फॉलो करती हूँ। हाँ, तो ये जो चेंजेस, ये जो आप मॉड्यूल का देख रहे हो, ये तो आपका कम से कम काफी टाइम पहले ही ये पैटर्न चेंज हो चुका है, जो मॉड्यूल ने अभी तक हटाया नहीं है। और आप इसके अंदर सिंपल सी बात है, उन्होंने पहले पेज पे ही लिखा हुआ है कि इस मॉड्यूल में काफी सारी गलतियां हो सकती हैं, उसके लिए आप हमें लाइबल मत करें। हाँ तो आप सर, कुछ वो कर तो ही नहीं लिखा सकते है। उसके लिए, बस बात काम खत्म। तो आपको वही नया पैटर्न देखना पड़ेगा कि नया पैटर्न कौन सा है। और इवन जो मैंने रिवीजन क्लास भी डाली है 19 आवर्स की, उसके अंदर भी मैंने नया पैटर्न ही कराया है। जी सर, हाँ वो मैंने देखा है पूरा। हाँ, तो क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करने हैं तो आप सीए वालों के कर सकते हो, उनमें बिल्कुल नया पैटर्न है, उसके आपके सारे क्वेश्चन सही निकलते रहेंगे। आप अगर हाउस प्रॉपर्टी के मॉड्यूल से क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन गलत निकलेंगे और कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ओके सर, यही हो रहा है एक्चुअली। हाँ, ठीक है। सर वो हाँ जो जी, टीडीएस के जो रेट्स हैं सर, वो कहाँ से लेने हैं सर? वो एक्सपर्ट बनो पे है क्या सर वो रेट्स? आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे ना, जी टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसके अंदर आप जाओगे तो वहां पे फाइल्स वाले फोल्डर है, उसके अंदर मैंने टीडीएस के रेट सारे डाले हुए हैं। सर, जिसमें वो एमसीक्यू है प्रैक्टिस के लिए, उसी में है? नहीं, टेली एमसीक्यूज तो एक्सपर्ट बनो की सॉरी वेबसाइट सॉरी में है। सॉरी, हाँ वो तो एक्सपर्ट बनो पे, हाँ, सॉरी सर। एक टेलीग्राम पे चैनल है मेरा। जी सर, हाँ मैं उसमें ऐड हूँ उस ग्रुप हाँ में। हाँ, बस उसी ग्रुप में आप ऊपर जाओगे ना, जहाँ पे लिखा होता है फोटोज, फाइल्स, लिंक, तो या हाँ, तो हाँ। फाइल्स वाले उसमें आप देख लेना, आपको मिल जाएंगे। ओके सर, तो उसमें जितने भी होंगे सारे लर्न करने हैं, या फिर आपने जो एक बार टिक करवाए थे हाँ, वो 19 आवर वाली क्लास में? इम्पोर्टेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी सर, ओके, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। साकेत ने लिखा है गिफ्ट के लो में स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ही कवर होगा ना। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी कवर होगा मतलब शेयर्स एंड सिक्योरिटीज कवर होते हैं, स्पेसिफाइड क्या होता है? मतलब सर शेयर्स, बुलियन और बाकी हाँ हाँ, कुछ और जो जो प्रॉपर्टी उस सेक्शन में डिफाइन है बस वही कवर होंगी। उसके अलावा कोई भी हो, मतलब वॉच हो, एग्जाम में पूछते गोल्ड वॉच, कुछ भी कवर नहीं कोई होगा। भी। नालायक, गोल्ड वॉच तो ज्वेलरी के अंदर आ जाएगी ना। हाँ सर, मतलब वो ऐसा नहीं, मतलब वो प्रॉपर्टी के अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं, उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी कवर नहीं होगी। हाँ, मतलब ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल करेक्शंस वो वगैरह तो आएंगी, वो तो एक्सेप्शन की एक्सेप्शन हाँ है। हाँ हाँ, बस उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ओके, चलो ठीक है जी, फिर मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट सैटरडे संडे को। तब तक के लिए अपना सप्लाई का चैप्टर एक बार रिवाइज करके आओ और वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई की एक बार रिवीजन करके आओ। बाकी इस हफ्ते में जितने भी आपके जीएसटी में डाउट्स आएंगे और अगर थोड़े बहुत इनकम टैक्स में भी हैं तो उसको फिर हम लेंगे नेक्स्ट सैटरडे या संडे को, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू जी। बाय सर।